हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग पॉलिटी करंट अफेयर्स कर रहे हैं और मई, जून, जुलाई, अगस्त का हो चुका है और आज हम लोग करेंगे सितंबर और अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मैं बोलूँगा लिखने के लिए उसको लिख लीजिएगा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीथिंग एल्स इज़ इधर फॉर मेंस और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है आपका सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। पहला जो आर्टिकल है वो है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट। तो अब आप ये लिख लीजिए कि 106 अमेंडमेंट एक्ट का नाम क्या है, तो वो है नारी शक्ति वंदन एक्ट। ठीक है, नारी शक्ति वंदन एक्ट। और इसमें क्या है, वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई है। प्लीज़ राइट इट डाउन, वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके पहले अभी बस इतना लिख करके छोड़ दीजिए। इसके पहले 1992 में क्या हुआ था आपको पता है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया था जिसमें पंचायती राज में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई थी। 33% वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई थी। उसके पहले भी देखिए ये महिलाओं के लिए स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में ये रिजर्वेशन के लिए कई बार कोशिश किया गया, वो कोशिश सफल नहीं हुआ। ठीक है, और अभी जाकर के ये कोशिश सफल हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नारी शक्ति वंदन एक्ट। ठीक है, तो ये 106 अमेंडमेंट से आया ही आपको पता है होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स इसने अमेंड किया है। तो 239 AA आर्टिकल को इसने अमेंड किया है विच टॉक्स अबाउट 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन इन दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक अलग ये है आपका आर्टिकल है, वो है 239 AA। ठीक है, तो 239 AA को भी इसने अमेंड किया है। और अब दिल्ली के जो विधानसभा है उसमें भी 1/3 सीट्स रिजर्व होंगे महिलाओं के लिए। इसके अलावा कौन से आर्टिकल्स नए ऐड हुए, इसको लिखते जाइएगा कि 239 AA रिजर्व हुआ है, ये अमेंड हुआ है। फिर 330A ऐड हुआ है, आर्टिकल 330A ऐड की हुआ है, इसको भी लिख लीजिए। एंड इट टॉक्स अबाउट 1/3 सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। फिर 332A भी आपका अमेंड हुआ है एंड इट टॉक्स अबाउट 1/3 सीट्स इन विधानसभा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई सीट, अगर कहीं पर सीट अगर SC के लिए रिजर्व है, जैसे एक स्टेट मान लीजिए 9 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो इसका भी 1/3 यानी 3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या क्या बात कहा गया है। तो एक सनसेट क्लॉज की बात की गई है, यानी ये जो अमेंडमेंट है दिस इज़ वैलिड फॉर 15 ईयर्स, लेकिन इसको पार्लियामेंट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी मान लीजिए 15 साल में महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर पीरियोडिक रोटेशन किया जाएगा सीट्स का, यानी जैसे एक सीट पर आज महिलाओं के लिए है वो सीट, ठीक है, तो उसका फिर कुछ दिनों बाद वो वही सीट महिलाओं के लिए नहीं रह जाएगा। तो ये पीरियोडिक रोटेशन किया जाएगा आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन। ठीक है, तो आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन सीट्स का रोटेशन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ठीक है, अब ये सब तो पॉइंट्स आप समझ गए, दीज ऑल माइट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। लेकिन अब देखते हैं मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो वीमेन रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या थी, तो ज़रूरत ये थी, पहला तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन लेजिस्लेचर। महिलाओं की जो रिजर्वेशन है वो मात्र 14%, यानी रिजर्वेशन ही रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का मात्र 14% है अभी इंडियन पार्लियामेंट में, और स्टेट असेंबली में तो और कम है, 8% है दोस्तों। ठीक है, इवन जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि स्टेट्स में भी, कंट्रीज में भी हमसे ज़्यादा महिलाएं जो है आपकी लोकसभा और मतलब वहाँ के जो भी आपके पार्लियामेंट है वहाँ पर उनका प्रेजेंस हमसे ज़्यादा है महिलाओं का। फिर देखिए और क्या जरूरत थी, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नेचर थोड़ा सा पैट्रियार्कल है। अगर रिजर्व्ड सीट्स ना दी जाए तो वो लोग महिलाओं को टिकट ही नहीं देंगे, बहुत कम टिकट देंगे। ऊपर से पॉलिटिक्स में क्या चलता है, मनी पावर, मसल्स पावर, तो इसलिए भी महिलाओं की एंट्री के लिए क्या हो जाता है, एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर जेंडर, महिलाएं आएंगी तो पब्लिक पॉलिसी का जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा। ठीक है, एक तो क्राइम रेट्स अगेंस्ट वीमेन के घटने के भी चांसेस वो बढ़ जाएंगे विथ इंक्रीज वीमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो लोकल लेवल पे रिजर्वेशन मिला है, लोकल लेवल में जो रिजर्वेशन मिला है यानी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से, तो उससे भी हम लोग को ऐसे डेटा मिलते हैं कि दे एक्चुअली हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन।
फिर महिलाओं के पार्टिसिपेशन से वीमेन लेड डेवलपमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इस एक्ट से रिलेटेड कंसर्न्स क्या क्या है, तो इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, पहली बात कि सोसाइटी इक्वल नहीं है, दूसरी बात आप इनइक्वालिटी को प्रमोट भी कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ये एकदम फाइनल आर्गूमेंट नहीं है, फिर इस आर्गूमेंट के अगेंस्ट भी आर्गूमेंट्स हैं, तो बट वो अलग बात है, ठीक है। फिर वोटर्स की चॉइस जो वो लिमिटेड हो जाएगी, जैसे एक जगह पर सिर्फ महिलाएं अगर खड़ी हो सकती हैं, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहाँ से सभी लोगों की पहली पसंद है मिस्टर ए, लेकिन ये सीट रिजर्व हो गई महिलाओं के लिए, तो अब तो उन लोगों के पास मिस्टर ए को वोट करने का जो अधिकार नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर महिलाएं जो है वो कोई होमोजीनियस ग्रुप भी नहीं है कि वीमेन रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया और महिलाओं का उत्थान हो गया, महिलाएं भी एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, ठीक है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि लंदन से पढ़ी हुई हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो DU से पढ़ी हुई हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अनपढ़ हैं। तो महिलाएं एक कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है कि आप पॉलिटिकल उसको एम्पावरमेंट हो जाएगा सिंपली रिजर्वेशन दे देने से। रिजर्वेशन दे देने से ऐसा जरूर हो सकता है, खास करके MPs और MLAs वाले केसेस में रिजर्वेशन से जो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन्हीं का बेनिफिट होगा। क्या जो एक लोअर लेवल से जो महिला आ रही है, ठीक है, जो अनपढ़ महिला है जिसका फाइनेंशियल पावर भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो क्या उसका भी एम्पावरमेंट होगा, तो ये एक डाउटफुल एस्पेक्ट है, ठीक है। और फिर देखिए स्टेट्स के बीच में भी डिस्पैरिटीज है, कुछ स्टेट्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है बट कुछ में एकदम नहीं है। फिर सीट्स का रोटेशन दोस्तों अगर करना है तो हर इलेक्शन के साथ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात की गई कि हर डिलिमिटेशन के साथ होगा सीट्स का रोटेशन, जबकि डिलिमिटेशन एक एक्सरसाइज है जो कि आफ्टर एवरी सेंसस होता है, यानी हर 10 साल में सेंसस होता है और उसके बाद डिलिमिटेशन होता है, ठीक है, यानी सीट्स चेंज किए जाते हैं MPs और MLAs वाले। लेकिन डिलिमिटेशन भी हर सेंसस के बाद नहीं हुआ, आपको पता है कि डिलिमिटेशन भी पहले 2 या 3 सेंसस के बाद हुआ और उसके बाद डिलिमिटेशन पर रोक लगी हुई है। तो इस तरीके से मान लीजिए एक सीट बुक हो गई सिर्फ महिलाओं के लिए और डिलिमिटेशन भी अगर नहीं होगा तो पता नहीं 6 बार 7 बार इलेक्शन वहाँ होते रहेगा और वो सीट्स एकदम पेरेनियली महिलाओं के लिए ही रिजर्व हो जाएगी, तो वहाँ के पुरुषों के पास चुनाव लड़ने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक टाइप का सेपरेट इलेक्टोरेट वाला फीलिंग दिलाता है कि इस सीट से तो सिर्फ कोई मुस्लिम ही इलेक्ट हो पाएगा, मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम ही इलेक्ट होंगे, तो वो वाली बात हल्की सी है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया है इस एक्ट ने, ठीक है। अगर रिजर्वेशन देना है तो राज्यसभा में भी दो और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दो, तो इट इज़ नॉट ए कंप्लीट एक्ट। तो दीज ऑल थिंग्स आर कंसर्न्स। फिर देखिए वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करो जो भी एक्ट है। अभी तो डिलिमिटेशन कब, पहले तो सेंसस कब होगा, फिर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कब होगा। जो 2021 में सेंसस होने वाला था वो अभी तक डिले ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वो सेंसस कब होगा, डिलिमिटेशन कब होगा, तो कब जा करके हमारा ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद क्या है कि महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी होगी हम लोगों को, क्योंकि क्या है सिर्फ रिजर्वेशन कोई पैनेसिया नहीं है। पैनेसिया मतलब होता है हर मर्ज की दवा, तो रिजर्वेशन इज नॉट ए पैनेसिया, इट इज़ नॉट हर मर्ज की दवा। इस टाइप के वर्ड आपको यूज करना चाहिए, रिजर्वेशन इज नॉट ए पैनेसिया। एनीवेज, तो ये है आपका पहला आर्टिकल। चलिए दूसरे आर्टिकल में चलते हैं। दोस्तों सेकेंड वाला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। इसमें बात किया जा रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है वो आप पहले समझ लीजिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि सेंटर के लिए यानी MPs वाला इलेक्शन और स्टेट के लिए यानी MLAs वाला इलेक्शन, ठीक है, ये दोनों इलेक्शन एक ही साथ हो। और पहले ऐसा ही होता था, 1952 से 1967 तक ऐसा ही होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साइकिल आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है। कोई स्टेट पहले डिजॉल्व हो गया, कोई किसी स्टेट की असेंबली, और किसी स्टेट की असेंबली बाद में डिजॉल्व हुई, ठीक है। कभी सेंटर में अर्ली डिजोल्यूशन कर दिया गया लोकसभा का। तो इन सब कारण से क्या हो गया कि आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो सिंक था, ठीक है, वो आपस में ख़त्म हो गया। अब इस पर कई बारी बात हो रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सजेस्ट किया था कि साल भर जो हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन ही कराते रहते हैं उसके जगह पर इकट्ठी इलेक्शन करा लो, ठीक है। और इसी के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। बस आपको इतना लिखना है प्रीलिम्स के लिए, अदरवाइज द एंटायर आर्टिकल इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। अगर कुछ होगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है वो देख लीजिए। इट इज आइडिया टू सिंक्रोनाइज द
लोकसभा स्टेट असेंबलीज इलेक्शन, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करने की बात है। हालांकि म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह को भी सिंक्रोनाइज करने की बात होगी अगर सिर्फ साइमल्टेनियस इलेक्शन के डेफिनेशन पर जाए। बट जो इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जा रही है उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें है कि स्टेट असेंबलीज और लोकसभा इसका इलेक्शन इकट्ठे कराना है। फिर देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो देखिए इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो बार बार इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, तो इससे गवर्नेंस प्रभावित होता है। दोस्तों आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो नई पॉलिसीज, बड़ी पॉलिसीज अनाउंस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उससे क्या गवर्नेंस प्रभावित होता है। फिर बार बार इलेक्शन से क्या होता है, बहुत सारा खर्च भी होता है। फिर देखिए जो सिक्योरिटी पर्सनल है, सीएपीएफ है, उनको कहीं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए बट वो इलेक्शन के ड्यूटी में उनको लगा दिया जाता है। नॉर्मल पब्लिक लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है ड्यू टू पॉलिटिकल रैलीज एट्सेट्रा, ठीक है। फिर देखिए पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही कम पोलराइजिंग किस्म के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस आपको पता है इंडिया में कास्ट लाइन पर या रिलीजन के नाम पर या कम्युनल इशूज पर लड़े जाते हैं। अब साल भर इलेक्शन होते ही रहेगा तो ये हमेशा सोसाइटी में क्या रहेगी, पोलराइजिंग टेंडेंसी हमेशा जीवित रहेगी, ठीक है। फिर गवर्नेंस का फोकस जो है वो पॉलिसी मेकिंग से चेंज होकर के हो जाता है पॉपुलिज्म की तरफ, यानी कि लैपटॉप बांट दो, मोबाइल बांट दो और ये सब्सिडी प्रोवाइड कर दो, वो सब्सिडी प्रोवाइड कर दो। इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नेंस की जगह लोगों का जो ध्यान है वो पॉपुलिज्म की तरफ चला जाता है। फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस है, लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले तो ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए एक बार तो आपने चलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन करा दिया बट फिर से वही इशू आएगा कि कोई गवर्नमेंट पहले ही डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो सिंक खराब हो जाएगा, फिर से आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे करा पाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट 3 साल में ही डिजॉल्व हो जाती है तो 2 साल तक क्या करेंगे। फिर देखिए और नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है, बाई इलेक्शंस का क्या करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। फिर देखिए लॉजिस्टिकल इशूज भी आएगी क्योंकि उतने बड़े स्केल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन आपको अरेंज करना होगा। फिर देखिए वोटर का बिहेवियर भी इससे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेशनल इशूज से प्रभावित होकर के लोग स्टेट असेंबलीज में भी वोट करते हैं, तो इससे रीजनल पार्टीज को क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर लोगों को इस आइडिया से फैमिलियरिटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे सालों से लास्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था 1967 में, तो लोगों को पता ही नहीं है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जैसा भी कुछ होता है, मतलब एक पूरी जनरेशन को नहीं पता है, ठीक है। 1967 से तो अभी लगभग 60 से ऊपर साल हो चुके हैं दोस्तों। तो अब उन लोगों को इस आइडिया से फैमिलियर कराना होगा कि इकट्ठे स्टेट का और सेंटर का भी इलेक्शन हो सकता है। फिर देखिए पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दोस्तों कम हो जाएगी, एक बार के लिए चुने गए तो 5 साल तक का टेंशन ही खत्म, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो पॉलिटिकल पार्टीज की है वो खत्म होती जाएगी। फिर देखिए ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमी में भी इससे प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो इलेक्शन के कारण ही क्रिएट होते हैं, जैसे झंडा बनाने का जॉब या फिर पॉलिटिकल बैनर्स डिजाइन करने का जो जॉब है, तो इस तरह के जॉब्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो आपने देख लिया फेवर में और अगेंस्ट में पॉइंट्स। अब कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इसमें से हम लोग को ज़्यादा रिकमेंडेशंस नहीं देखने हैं, बट एक रिकमेंडेशन जरूर देखिए, नीति आयोग का। नीति आयोग ने रिकमेंडेशन किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह 1 नेशन 2 इलेक्शन कर लीजिए, ठीक है, यानी 2.5 साल के इंटरवल पर। तो अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट जो है अगर डिजॉल्व हो रही होगी तो अगला जो 2.5 साल का टाइम जब भी आएगा उसी में इसको वो इलेक्शन करा लिया जाएगा। मतलब 5-5 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। अगर एक साल दो मान लीजिए एक गवर्नमेंट चुनी गई स्टेट की और 2 साल में वो डिजॉल्व हो गई वो गवर्नमेंट, ठीक है, तो अब अगला 3 साल तक तो वहाँ इलेक्शन के बिना उसको नहीं रोका जा सकता, बट चलो 6 मंथ्स तक तो रोका ही जा सकता है, ठीक है। तो किसी स्टेट की गवर्नमेंट को 6 मंथ पहले डिजॉल्व करके और किसी स्टेट की गवर्नमेंट को 6 मंथ बाद डिजॉल्व करके ये जो सिंक है वो बना के रखा जा सकता है। तो 2 फेज इलेक्शन की बात की जा रही थी, ठीक है। फिर देखिए और एक बात क्या क्या कहा गया है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई पार्टी प्रपोज करती है तो साइमल्टेनियसली उसको कॉन्फिडेंस मोशन भी प्रपोज करना होगा, यानी कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है उसको अगर गिराना है तो आपको उसका ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी सजेस्ट करना होगा कि हमारे पास 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी है, ठीक है, क्योंकि अगर ये सरकार गिरती है तो हम दूसरी सरकार तुरंत बना सकते हैं। इस टाइप का प्रपोज आपको करना होगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अलॉन्ग विथ कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये बस 2 पॉइंट्स आप याद रखिए सजेशंस में, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों।
आइए चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस की बात करते हैं। अगेन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, अनटिल कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसको लिख लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है, नॉट फॉर प्रीलिम्स बट यू शुड नोट दिस वर्बेटिम, एकदम आपको याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू डिस्प्ले ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज सच एज रीजनिंग, लर्निंग, प्लानिंग एंड क्रिएटिविटी। तो इस डेफिनेशन को आप एकदम लिख करके याद कर लीजिए, इट विल हेल्प यू समवेयर। एनीवेज, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है इलेक्शंस में। तो एक तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की जा सकती है इससे, यानी डेमोग्राफिक्स का क्या वोटिंग पैटर्न है, ठीक है, वो लोग किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती है दोस्तों। फिर सोशल मीडिया एनालिसिस कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लाखों लाख वोटर्स हैं उनकी सोशल मीडिया अकाउंट को ये देख करके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको देख करके वो ट्रेंड बता सकता है कि लोगों का क्या रुझान है, ठीक है, या लोग किस मुद्दे पर जो है ज़्यादा एसोसिएट करेंगे, मतलब कि वो कास्ट इशू पर वोट करेंगे, रिलीजन इशू पर वोट करेंगे, या फिर वो जॉब के इशू पर वोट करेंगे। ये सब सारी चीज़ें जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। फिर पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, जैसे एक नेताजी तो जो है मतलब आनंद मोहन को आनंद मोहन के नाम से नहीं एड्रेस करेंगे, विकास जी को विकास के नाम से एड्रेस नहीं करेंगे, नितेश जी को नितेश के नाम से एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, विभाज जी को विभाज जी के नाम से एड्रेस नहीं करेंगे, या कोई लड़की है मान लीजिए उसका नाम आंचल, आंचल को उसके नाम से एड्रेस नहीं करेंगे। बट जो जो एआई है उसमें फीड किया जा सकता है इस टाइप का एक मैसेज, या वो क्या कर सकता है, आनंद मोहन के अकॉर्डिंग मैसेज भी वो बना सकता है, ठीक है, क्योंकि आनंद मोहन के बारे में उसको बहुत कुछ पता है, क्योंकि आनंद मोहन के सोशल मीडिया को वो देख रहा है कि अच्छा आनंद मोहन को ये कास्ट या रिलीजन के इशू पर बात करना अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा कुछ मैसेज बनाएगा जो मुझे ज़्यादा सूट करे, ठीक है। विभाज जी को लेकिन ये प्रोग्रेसिव है, इनको जो है जॉब का इशू ज़्यादा ये हेल्प करता है, तो उस टाइप का पर्सनलाइज्ड मैसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। फिर रियल टाइम पे डेटा एनालिसिस की जा सकती है, इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है एआई के ट्रैकर्स वगैरह को यूज करके। फिर पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है एआई से लोगों को मैसेज भेज करके, वोटर एजुकेशन करके। फिर देखिए एआई के यूज से इलेक्शंस में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, यानी निगेटिव क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मैनिपुलेशन किया जा सकता है, मान लीजिए कि पॉलिटिकल पर्सन है, ठीक है, उनके फेस को यूज करके मैंने बना दिया डीप फेक वीडियोज़, ठीक है, और नेताजी कुछ गलत काम कर रहे हैं ऐसा दिखा दिया, तो इससे लोगों का क्या होगा, लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे, ठीक है, उनको डिफेम किया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है वो बर्बाद की जा सकती है। फिर क्या होगा, इलेक्शंस में लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर उनको ये बता दिया जाए कि ये सारा इलेक्शन मतलब क्या एआई मशीन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फिर एआई का कोई रेगुलेशन का तरीका नहीं है, ठीक है। फिर डेटा क्वालिटी जो है वो भी मैटर करेगी। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर जैसा डेटा डाला जाए उसका जो निर्णय होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज भी उसी टाइप की होती है, तो उस पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। फिर देखिए साइबर सिक्योरिटी में जो वल्नरेबिलिटीज है वो एआई से भी एसोसिएटेड है, ठीक है, आपका डेटा प्रोटेक्शन का इशू जाएगा इसमें, ठीक है, उतने बड़े लेवल पर ये डेटा को मैनेज करेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है दोस्तों, अगेन जस्ट गो थ्रू इट वंस कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा स्ट्रेंथन करिए ताकि वो भी मतलब टेक्नोलॉजी के यूज के लिए क्या हो, एडेप्टेबल हो। फिर इनोवेशन करिए लगातार, ठीक है। फिर इन सभी चीज़ों को देखिए कि डीप फेक वीडियोस तो कहीं आ नहीं रहे, उसको डिटेक्ट करिए। वोटिंग डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, जो भी मतलब कुछ भी ऐसा फेक न्यूज़ वगैरह फैला जा रहा है वोटर्स के बीच में, तो उसको काउंटर करिए, ठीक है। फिर एडेप्टिव रिस्पॉन्स, जैसे जैसे जो आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, इवॉल्व कर रही है, आपका रिस्पॉन्स भी उसी तरह से इवॉल्व होना चाहिए, ठीक है। जस्ट ये सारे कीवर्ड्स आपके ध्यान में होने चाहिए, दैट टू ओनली फॉर मेंस। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं पर्सनालिटी राइट्स की बात करते हैं। पर्सनालिटी राइट्स क्या है, जैसे आपका मान लीजिए एक पर्सनालिटी है, आप कोई इंसान है, ठीक है, अगर आपका फोटो वीडियो यूज करके मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, ठीक है, बट मैंने इसके लिए आपकी परमिशन नहीं ली है, तो ये आपके पर्सनालिटी राइट्स के अगेंस्ट है दोस्तों। तो पर्सनालिटी राइट्स रेफर टू द राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज हर पर्सनालिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। देखिए इसमें दोनों चीज़ आती है, एक तो ये है कि मैंने आपको फोटो यूज किया या कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का आपका फोटो या वीडियो यूज किया, तो ये आपकी प्राइवेसी के भी अगेंस्ट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं उसको यूज करके पैसे कमा रहा हूँ तो ये आपकी राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह के भी अगेंस्ट है। तो इसमें पर्सनैलिटी में लोगों की वॉइस आती है, उसका नेम आता है, उसका सिग्नेचर या उसके इमेजेस सब कुछ आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो पर्सनैलिटी राइट्स है वो लोगों की प्राइवेसी के लिए,
फिर अपने पर्सनैलिटी से जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो निकाल सकते हैं, उसके भी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और कंज्यूमर के राइट्स के लिए भी ये ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने अमिताभ बच्चन का फोटो यूज करके कोई ऐसा ऐड बना दिया, ठीक है, तो और लोग उस ऐड से प्रभावित होकर वो वस्तु क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये कंज्यूमर के राइट के भी क्या अगेंस्ट है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स जो है वो कहीं भी किसी भी लॉ में मेंशन्ड नहीं है। तो देखिए आपको बस फिलहाल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें लिखनी है। एक तो इस डेफिनेशन को शॉर्ट करके लिख लीजिए, पर्सनैलिटी राइट्स होता क्या है, जस्ट सॉर्ट इट डाउन एंड राइट इट। और दूसरा ये लिख लीजिए कि पर्सनैलिटी राइट्स आर नॉट मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यूट इन इंडिया, किसी भी लॉ में इसको लिखा गया नहीं है, ठीक है। बट रफली इसके अंदर दो चीज़ें आते हैं, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। पर्सनैलिटी राइट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो एक तो हो गया राइट टू पब्लिसिटी, ठीक है, जैसे कि किसी का नाम यूज करके अगर आपको कोई ऐड बनाना है तो उसकी परमिशन होनी चाहिए, नहीं है तो ट्रेडमार्क्स एक्ट और कॉपीराइट एक्ट की तरह आप पर केसेस चला जाएगा। दूसरी बात है किसी का भी फोटो या वीडियो उसकी परमिशन के अगेंस्ट हम लोग निकालते हैं और उसका यूज करते हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट आएगा, जिसमें जस्टिस ये केस पुट्टा स्वामी केस जो है वो रिलेवेंट है, क्योंकि इसने क्या बोला था कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसी के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी भी, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि पोस्थुमस पर्सनैलिटी राइट्स क्या होता है। अगर कोई डेड पर्सन है तो उसका भी जो कोई डिग्निटरीज है, ठीक है, उसका नाम वगैरह का हम लोग को इम्प्रॉपर यूज और अनऑथोराइज यूज नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर वैसा कोई यूज किया जाता है तो आईपीसी की धारा के तहत वो उस पर हम लोग ये डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा इंसान है, उसका नाम यूज करके आप गुटखा फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, या शराब फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आपके खिलाफ डिफेमेशन सूट भी फाइल किया जा सकता है। ओके, अगेन ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था यूजिंग अनदर्स इमेज, ठीक है, और विदाउट कंसेंट इज इलीगल, किसी कंसेंट के बिना उसकी पिक्चर वगैरह का यूज करना इलीगल है। तो अगेन दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब केसेस वगैरह के नाम आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, इसके चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, ठीक है। बाकी पर्सनैलिटी राइट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन में कहाँ कहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक रोम कन्वेंशन है, ये क्या क्या प्रोटेक्ट करता है। रोम कन्वेंशन का प्रोटेक्ट करता है परफॉर्मर की राइट्स को, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स को, यानी जैसे आपने कोई म्यूजिक वगैरह रिकॉर्ड किया है उसको, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट इससे रिलेटेड है, ये भी आपका फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स को, लाइव परफॉर्मर्स को और ब्रॉडकास्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर जो वाइपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी है, अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए पर्सनैलिटी राइट्स को इन्फोर्स करने में क्या क्या चैलेंजेस है, तो पहले तो ये समझिए ये इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि क्या कोई पब्लिक पर्सन है तो उसके बारे में मीडिया तो जानने की कोशिश करेगी, ये मीडिया का राइट है कि उसके बारे में जानने और पब्लिश करे, ठीक है, बट फिर ये उसकी प्राइवेसी के अगेंस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। और फिर देखिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो दैट इज अगेन वन प्रॉब्लम। फिर कुछ डार्क पैटर्न्स इमर्ज कर रहे हैं, यानी कि लोगों की पर्सनैलिटी को यूज करके मतलब इस टाइप, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस किसी की पर्सनैलिटी को यूज करके ऐसे ऐसे ऐड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कई बड़े बड़े एक्टर्स का नाम और फोटो यूज करके दोस्तों गैम्बलिंग के जो एप्स हैं वो प्रमोट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर डार्क पैटर्न्स, ये सब क्या है, एक तरीके से एकदम अंधकार वाले पैटर्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीवेज आइए दोस्तों, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के ऊपर एक आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं। तो सेक्रेटेरिएट का क्या क्या फंक्शन है वो देख लीजिए। सेक्रेटेरिएट का फंक्शन एक तो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो बोथ हाउस है पार्लियामेंट उसको, फिर देखिए जो पेमेंट है लोगों की सैलरी इत्यादि वो सब देना, फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को सर्विस प्रोवाइड करना, फिर सेक्रेटरी जनरल्स एड एंड एडवाइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे स्पीकर चेयरमैन इन सबको हेल्प करना, फिर प्रिपेयर रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल्स जिसके आधार पर एमपी वगैरह जो है आगे डिबेट कर सकें या पॉलिसी बना सकें, प्रिपेयर एंड पब्लिश अ रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे प्रोसीडिंग्स, हर दिन वहाँ जो भी डिस्कशन होता है उसका रिकॉर्ड बनाना, मिनट ऑफ द मीटिंग ये सब नोट करना, ये सब आपका काम है सेक्रेटेरिएट का, ठीक है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 98 जो है
वो बोलता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। सो राइट इट डाउन कि पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट का प्रोविजन कौन सा है, वो आर्टिकल 98 है। ठीक है, बाकी पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग लॉ बना सकता है कि किसका रिक्रूटमेंट होगा, उसमें कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी एंड एवरीथिंग एल्स। फिर देखिए, अगर चाहे पार्लियामेंट तो एक कॉमन सेक्रेटेरिएट भी बना सकता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 187 सिमिलर प्रोविजन रखता है स्टेट असेंबलीज के लिए, इसको भी लिख लीजिए। आर्टिकल 187 है स्टेट असेंबलीज के लिए और आर्टिकल 98 बात करता है पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के लिए। ठीक है, एक बात और जान जाइए, जो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा का जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट है उसी का पूरा नाम था पहले पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, बाद में उसका नाम कर दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, उसका नाम कर दिया गया आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट, और फिर जो राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट का नाम देखिए, बाद में 1954 में नाम रख दिया गया राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो पहले लोकसभा सेक्रेटेरिएट का ही नाम था पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। तो पार्लियामेंट तो एक ब्रॉड टर्म है ना, पार्लियामेंट में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ था कि पहले से पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट था, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को बोला जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में 1954 में इसको क्लियर कर दिया गया कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट एक है और एक राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का जो स्पीकर, उसके पास अल्टीमेट पावर है, वो मतलब हेड है एक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, बाकी इन सबको जो प्रोविजंस इन पर लागू होंगे वो होंगे आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रूल 1955। ठीक है, अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको ऐसा स्ट्रक्चर ध्यान में रहना चाहिए। फिर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर भी होगा, चेयरमैन इसके मेनली हेड रहेंगे, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेंगे सेक्रेटरी जनरल, और फिर ये गवर्न किए जाएंगे राज्यसभा सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रूल्स 1957 के द्वारा। यहाँ 1955 था, ये 1957 है। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको याद नहीं रखना है, बस जस्ट गो थ्रू इट, आपके दिमाग से इस चीज़ें गुजर जानी चाहिए। कुछ कुछ की इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखिए। जो दोनों हाउस हैं उनकी जो सेक्रेटेरिएट की फंक्शनिंग्स हैं वो टोटल 10 सर्विसेज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव सर्विस, एग्जीक्यूटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वर्बैटिम रिपोर्टिंग सर्विस एटसेट्रा, मतलब बट अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ठीक है, जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं दोनों हाउस के, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे उनको क्या बोला, सेक्रेटरी जनरल्स थे, वो उनका रैंक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। ठीक है, लेकिन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं 11th पोजीशन पर, ये बात याद लिख लीजिए आप। ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं 11th पोजीशन पर, जबकि लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरी आते हैं 23rd पोजीशन पर। देखिए, इसको आप लिखिए मत, इसको क्या करिए, एक अपेंडिक्स है आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में। देखिए, इवन दो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, बट आई विल सजेस्ट यू, एक बार आप उस टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में जाकर के देख लीजिए, सबसे पहले आते हैं उससे प्रेसिडेंट, फिर कौन आते हैं, फिर कौन आते हैं, फिर कौन आते हैं, तो उसको 2-3 बार आप देख लेंगे ना तो आपको बहुत काम आ जाएगा। फिर देखिए सेक्रेटेरिएट का लिमिटेशंस क्या क्या है दोस्तों, देख लीजिए। तो एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, देखिए ये बात कही गई थी कि आर्टिकल 98 जो है वो एक लॉ बना सकती है ये सेक्रेटेरिएट के रेगुलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वैसा कोई लॉ नहीं बना है। ठीक है, सिर्फ रूल बना है, आपको मैंने बताया था, लोकसभा सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एंड अदर कंडीशंस रूल्स। तो ठीक है, बट ठीक है, ये सब वो उतना फिर ऑटोनॉमी नहीं है उनके पास, इंडिपेंडेंट कार्डर नहीं है उनका। ठीक है, वो IAS IPS वाले से ही उनमें भेजा जाता है, आपको पता ही होगा। कुछ शॉर्ट्स में न्यूज़ है उसको देखते हैं। ठीक है, अभी तक बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखवाया हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आई एम मिसिंग सो मेनी थिंग्स और फिर बहुत सारी चीज़ें उतारने लग जाएँ। डोंट वरी अबाउट इट, इफ़ इट इज़ नॉट आस्क्ड कि आप लिखें तो प्लीज़ मत लिखिएगा। देखिए, कुछ पाकिस्तान के कुछ लोगों को, माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है गुजरात में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर 2021 में वो कलेक्टर्स फ्रॉम सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ कहाँ पर, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में, उनको एम्पावर किया। किस लिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ कलेक्टर्स को ये राइट दिया कि आप जो है नेचुरलाइजेशन के तहत लोगों को ये दे सकते हैं, सिटीजनशिप
दे सकते हैं। अब देखिए सिटीजनशिप एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो बाय बर्थ, यहीं आपका बर्थ हुआ। बाय डिसेंट, अगर आपके मम्मी पापा या इत्यादि अगर सिटीजन थे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर ऐसी कोई टेरिटरी है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको इंडिया इनकॉर्पोरेट कर लेती है अपने अंदर, तो वहाँ के लोगों को भी सिटीजनशिप दिया जा सकता है। फिर नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप रजिस्टर करिए सिटीजनशिप के लिए और कुछ कंडीशंस को मीट करिए और आपको सिटीजनशिप मिलेगी। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर आप लीगली इंडिया में रह रहे हैं कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है, तो आपको इंडिया के सिटीजनशिप राइट दी जाएगा। तो नेचुरलाइजेशन के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। जो नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत जनरल कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए कि अभी से पिछले 12 साल तक आपको इंडिया में रहना है, ठीक है, ठीक है, अभी से पिछले 12 साल तक आपको इंडिया में रहना है, ठीक है। और पिछले ये 12 साल होने चाहिए पिछले 14 साल के पीरियड में, यानी अभी से पिछले 14 साल के अंतर्गत आपको 12 साल तो इंडिया में रहना है, ठीक है। उसमें भी लास्ट के जो 12 महीने हैं वो आपको कॉन्टिन्यूअस इंडिया में रहना है। इतना अगर आप इंडिया में रह लेते हैं, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये आपका जो रेजिडेंस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से भाग भूग करके आ गए और फिर आप 12 साल 14 साल यहाँ रह लिए और फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिए बाय नेचुरलाइजेशन। नहीं, आपको लीगली इंडिया में आना होगा। इसी एक्ट में कुछ छूट दी गई थी, इसी एक्ट में कुछ छूट दी गई थी दोस्तों। इसी एक्ट में छूट दी गई थी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, कहाँ कहाँ से, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के। कौन कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि वहाँ के हिंदूज, वहाँ के बुद्धिस्ट, वहाँ के क्रिश्चियंस, वहाँ के सिख्स, वहाँ के पारसीज और वहाँ के जोरोआस्ट्रियंस, ठीक है। मतलब ये हिंदू जो भी है, जोरोआस्ट्रियंस है, जैन, ठीक है, तो पारसी ही तो जोरोआस्ट्रियंस हो गए, ठीक है। हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज या जोरोआस्ट्रियंस और जैन, ठीक है। तो ये सभी अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं, ये लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, वहाँ पर से अगर ये लोग भाग करके आए हैं इंडिया में, ठीक है, तो इनके लिए ये फ्रीडम दिया गया है कि इनके लिए कट ऑफ डेट है 2014। 2014 तक के पहले तक अगर ये इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है, एंड इवन दो ये लोग इलीगली आए हुए हों, ठीक है, किसी तरह से बॉर्डर वगैरह टप करके, तो फिर भी इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कुछ कलेक्टर्स को एम्पावर किया है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिटीजन्स का एज ए अंडर नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो वो देख लीजिए। अब यहाँ कुछ लॉ मेकर्स जो होते हैं, लॉ मेकर्स किसको बोलते हैं दोस्तों, एमपीज एंड एमएलएज को बोलते हैं लॉ मेकर्स, क्योंकि ये लोग लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं। तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, सीधा हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन 3 सिचुएशन में होता है दोस्तों। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत जो किसी का डिस्क्वालिफिकेशन तब होता है यदि किसी को मिनिमम 2 साल की सज़ा सुना दी जाए, ठीक है। जैसे ही वो कन्विक्टेड हो जाएगा, केस चलेगा तो नहीं, बट जैसे ही वो सज़ा सुना दी जाएगी, वो भी कितने साल की, मिनिमम 2 साल की, ठीक है, तब तो उसका एक डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन का तरीका है दोस्तों 10th शेड्यूल, यानी जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अगर कोई एमपी या एमएलए फंसता है तो उसका भी उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर विधानसभा, और नहीं तो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। एक और है 102 और 102 के तहत लोकसभा में और 191 के तहत विधानसभा में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और यहाँ पर जो ग्राउंड है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। या तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखें, या फिर आपका माइंड थोड़ा अनसाउंड हो गया, या आपने इंसॉल्वेंट, आप दिवालिया हो गए, ठीक है, फिर भी आप या फिर आपकी वैलिड सिटीजनशिप खत्म होगी, फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के 3 तरीके हैं, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, एक 10th शेड्यूल के तहत, और एक आर्टिकल 102 के तहत लोकसभा में, और 191 के तहत विधानसभा में।
एक ये देख लीजिए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स क्या होता है, जैसे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो लोकसभा का जो स्पीकर है या फिर राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर चेयर नहीं करेंगे तो उसके लिए होता है डेप्यूटी चेयर, जिसको कि इलेक्ट किया जाता है। बट चेयरपर्सन यानी वाइस प्रेसिडेंट के बाद और डिप्यूटी चेयर के बाद भी, यानी ये दोनों लोग नहीं रहेंगे तो कौन चेयर करेगा, तो चेयर करने के लिए होते हैं एक पैनल बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, ठीक है, राज्यसभा में, और पैनल ऑफ वाइस स्पीकर्स लोकसभा में। और ये पूरा पूरी नॉमिनेटेड रहता है, इसमें कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। ये जो चेयरपर्सन है यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के केस में और स्पीकर लोकसभा के केस में, ये टोटली क्या करते हैं, 10 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं और उन्हीं को बोलते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। तो रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो 10 वाइस चेयरपर्सन्स नॉमिनेट किए गए ना, वो 10 के 10 राज्यसभा के चेयरमैन ने क्या किया, महिलाओं को ही नॉमिनेट कर दिया। तो अब इसको बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए, देयर इज नथिंग टू रिमेंबर हियर। देखिए दोस्तों, प्रिजन रिफॉर्म की बात हो रही है, अगेन फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट रिमेंबर कि प्रिजन्स में इंडिया में ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, यानी जहाँ 100 लोग होने चाहिए वहाँ 130 लोग हैं प्रिजन्स में। फिर देखिए जो इनमेट्स हैं यानी जो कैद हैं उनमें से 77% लोग अंडर ट्रायल्स यानी कन्विक्ट नहीं हुए, उन पर जजमेंट अभी नहीं आई, फिर भी उनको जेल में रखा गया है। फिर प्रिजन्स बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड है दोस्तों, यानी 30% स्टाफ्स की कमी है। महिला प्रिजनर्स की बहुत हालत ख़राब है, ठीक है। फिर प्रिजन बजट देखिए, सिर्फ 0.6% जो प्रिजन का बजट है वो एजुकेशनल ट्रेनिंग इत्यादि पर खर्च होता है और वेलफेयर एक्टिविटीज पर मात्र 1% खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रिजनर्स को पर मतलब कोई जेल में आगे कैदी, ठीक है, तो अभी तो उसने कोई गलत काम करके आया है, ठीक है, वो कोई गलत काम करके आया है, लेकिन जब जेल से निकलेगा तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जब जेल से वो छूटे तो वो अच्छे काम करे। अच्छे काम करने के लिए उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको मोरल टीचिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इन सभी चीज़ों पर खर्च ही इतना कम हो रहा है तो यानी उनमें कोई सुधार नहीं होगा, वो जेल से बाहर जा करके भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के उनके चांसेस क्या रहेंगे, अधिक से अधिक रहेंगे। तो दैट इज़ नॉट आवर एम हियर। तो रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करो, पहले क्या क्या प्रॉब्लम है उसको समझो, ठीक है। फिर आप अपना पुअर प्रिजनर्स को सपोर्ट करो, जिनके पास बेल लेने के लिए अपना केस लड़ने का पावर नहीं, उनको सपोर्ट करो, ठीक है। और जैसे आप ट्रैकेबल ब्रेसलेट्स लगा सकते हैं प्रिजनर्स में और थोड़ा उनको ओपन प्रिजन की तरफ उनको दे सकते हैं कि अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, बट एटलीस्ट जो है उस जेल में बंद रखने की उनको हमेशा ज़रूरत नहीं है। दे कैन बी एंगेज इन सम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको भेजा जा सकता है, ठीक है। और बाकी जो कॉलोनियल इरा के जो जेल हैं उनको थोड़ा रिनोवेट करो, ठीक है। फिर प्रिजन डेवलपमेंट फंड बनाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। जस्ट राइट कि ये जो प्रिजन है इसको आप लिख लीजिए फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रिजन्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, 7th शेड्यूल में प्रिजन जो है इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, तो जस्ट राइट इट डाउन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ एक आर्टिकल है, पब्लिक सर्वेंट्स लूज इम्यूनिटी इन प्री 2014 करप्शन केसेस। तो देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, सीबीआई जो है, सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ये बॉडी नहीं बनाई गई है। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं यानी कि ये पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा इसको नहीं क्रिएट किया गया है। इसको एक प्री इंडिपेंडेंस लॉ के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसको बोलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और ये 1946 में आया था, ठीक है। तो इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है सीबीआई। तो जो डीएसपीई एक्ट है दोस्तों, उसका एक प्रोविजन है सेक्शन 6A, वो क्या कहता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसकी एबव रैंक के कोई अधिकारी हैं, अगर उनके खिलाफ करप्शन का केस चलाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना होगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए प्लीज, थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए।
हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, मतलब अपनी भाषा में, कि जो डीएसपीई एक्ट है ये सीबीआई को पावर प्रोवाइड करता है। और डीएसपीई एक्ट का सेक्शन 6A वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बोलता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर उसके एबव का कोई अधिकारी है तो उस पर केस चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है। अगर कोई दूसरा छोटा ऑफिसर है, ठीक है, उसके खिलाफ तो करप्शन का केस आप डायरेक्टली चला रहे हो, बट ये ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे एबव का कोई अधिकारी है, उसके खिलाफ करप्शन का केस आप चलाने के लिए पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट इक्वालिटी। तो आप ये पूरा इसको लिख लीजिएगा अपना शॉर्ट में, ठीक है। तो ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, तो ये बात आई कि ये पहले जब ये रेट्रोस्पेक्टिव इसको इन्फोर्स किया जाएगा या प्रोस्पेक्टिव, यानी पहले से जो केसेस चल रहे हैं उस पर ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका रेट्रोस्पेक्टिव इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इशू कहाँ से आ रहा है, आर्टिकल 20 कहता है आपका, आर्टिकल 20 ये कहता है, इसको एकदम ध्यान से समझिए आप लोग। आर्टिकल 20 दो चीज़ें प्रोवाइड करता है कि क्रिमिनल केसेस में कोई भी नए लॉ के तहत आपको पनिश नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आपने 2019 में कोई क्राइम किया, ठीक है, तो 2020 में कोई एक्ट बना करके उस एक्ट के तहत आपको पनिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको उसी एक्ट के तहत पनिश करना होगा जो आपके क्राइम करने के दौरान प्रेजेंट थी, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो सीबीआई वाली जो बात है ये कोई इनको पनिश करने की बात नहीं थी, ठीक है, इनको पनिश करने की बात नहीं थी, ये एक्ट पहले से ही था, ठीक है। उस एक्ट में ये प्रोविजन जो था ये स्टॉप कर रहा था ज्वाइंट सेक्रेटरी या एबव रैंक के अधिकारियों पर इन्वेस्टिगेशन करने से, इन्वेस्टिगेशन करने से रोक लगाई हुई थी, ठीक है। तो उसको ये इट इज़ नॉट इक्वेलेंट टू पनिशमेंट, उस एक्ट के तहत हम लोग उनको पनिश नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, और वो एक्ट क्या है पहले से ही था। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि कोई न्यू एक्ट के द्वारा किसी क्रिमिनल केस में पनिशमेंट नहीं किया जा सकता है। बट इसको नल एंड वाइड करना, ये डीएसपी एक्ट का सेक्शन 6A को नल एंड वाइड करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू न्यू एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट तो पहले से ही था, जो बाकी जो छोटे ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ तो केसेस चल ही रहे थे, ठीक है, बट ये इक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने इस प्रोविजन को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, ठीक है। तो अब प्रोस्पेक्टिव ही नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव वे में भी इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलाया जा सकता है, ठीक है। यानी जब वो लोग क्राइम कर रहे थे या करप्शन कर रहे थे, तो इवन दो उस टाइम ऐसा कोई प्रोविजन था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या एबव के लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है। अब लेकिन वो चीज़ हटा दी गई है और अब उनके खिलाफ जो है भले उन लोगों ने उस ऐसे टाइम में ये क्राइम किया हो, ठीक है, जबकि ये प्रोविजन रही हो, फिर भी उन पर इन्वेस्टिगेशन चलाई जा सकती है, ठीक है। तो शॉर्ट में आप इसको ये समझ ले, मन में इसको बिठा लीजिए एंड जस्ट राइट इट डाउन कि सेक्शन 6A क्या कहता था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अक्टूबर मंथ के पॉलिटी करंट अफेयर्स की तरफ। तो चलिए, यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात की जा रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करेगी, अर्बन लोकल बॉडीज का कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में देख लीजिए क्या है। तो इसका जेनेसिस यानी इसका ओरिजिन है गैजेट ऑफ इंडिया में, इसको पब्लिश के कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2021 में, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विथ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसको लिख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक इसको तो लिख लीजिए, ठीक है। और ये एक की कंपोनेंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। इसको भी इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। और ये सर्विस्ड बाई, इसको सर्विस किया जाएगा बाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसको भी लिख लीजिए। ये 4 पॉइंट्स आप लिख लीजिए फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का पर्पस क्या है, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच,
मतलब अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज हो गया आपका, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब के लिए वर्क करने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है। ठीक है इस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के कंपोजिशन में देख लीजिए, एक चेयरपर्सन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और इसको हेड किया जाएगा बाय ए सेक्रेटरी। इसके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर डी सी लोड अप्रोच के लिए, यानी कि 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में ये मतलब मिलजुल करके काम करवाएगा। ये नहीं कि इस डिपार्टमेंट अलग काम चल रहा है, इस डिपार्टमेंट में अलग, और दोनों डिपार्टमेंट का कोई मेल जोल ही नहीं है। फिर ये HR रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा एनुअली, और ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑडिट करेगा कि कहाँ पर मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ के गवर्नेंस के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आइए, जो इम्पोर्टेंट शुरू में था वो आपने लिख लिया। कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों जरूरी है अर्बन लोकल बॉडीज़ की? क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस जो है डेवलपमेंट के, वो फुलफिल किए जा सकें। फिर जो इंडिया के अर्बन सेंटर्स हैं दोस्तों, वो इंजन ऑफ ग्रोथ माने जाते हैं। क्यों इंजन ऑफ ग्रोथ माने जाते हैं? क्योंकि जो 66% GDP का है लगभग, वो वहीं से आता है। GDP का 66% अर्बन सेंटर से ही आते हैं, तो इसीलिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए, अर्बन पॉपुलेशन भी इंडिया की बढ़ रही है, इसलिए भी अर्बन ULBs का कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है। फिर बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, जो जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, इन सब की प्रॉपर सक्सेस के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। फिर प्लानिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी आपके पास क्या होने चाहिए कि कैपेबल स्टाफ होने चाहिए ULBs में। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में आप जान लीजिए कि अर्बन लोकल बॉडीज, ये चीज़ आप लिख लेंगे कि अर्बन लोकल बॉडीज का जो मैनेजमेंट है, इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। प्लीज राइट इट डाउन, इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। उसके अलावा ये लिख लीजिए कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1992 वाला, ये 3 टाइप्स के अर्बन लोकल बॉडीज की ही बात करता है: नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया के लिए, जो पहले गांव जैसा था और अब जो सिटी जैसा बनने जा रहा है, तो ट्रांजिशनल एरिया के लिए नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे अर्बन एरिया के लिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बड़े अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, बाकी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी आप है वो सब आप पढ़े हुए हैं। ऑल दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट दोस्तों। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं, जिसमें से कि एक आपको ये देखने की ज़रूरत है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये आपका नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो आप इतना बस लिख लीजिए कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये 3 पिलर्स पर काम करेगा: पीपल, प्रोसेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो पीपल, प्रोसेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स, ये 3 पिलर्स पर काम करेगा। एंड एनीथिंग एल्स इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर उसके बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताया नहीं है। ठीक है, तो जहाँ बताएगा वहाँ पर हम लोग बात करेंगे उस पर। फिर देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो लोगों के पास स्किल्स की कमी है दोस्तों। ठीक है, फिर ट्रेनिंग करिकुला सही नहीं है, तो ट्रेनिंग देना है तो प्रॉपर करिकुलम भी तो होना चाहिए। ठीक है, फिर जो जनरल फोकस रहता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पर इंस्टेड ऑफ अर्बन गवर्नेंस। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी। फिर देखिए, पार्शियल डिवोल्यूशन है, ये बात आप ध्यान में रखिए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट बात करता है लगभग 29 सब्जेक्ट्स की को देने की, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको। 74th अमेंडमेंट एक्ट बात करता है टोटल 18 सब्जेक्ट्स की को डिवॉल्व करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को। तो ये हो गया, ये तो हो गए फंक्शंस डिवॉल्व के। तो एक तो ये सारे फंक्शंस नहीं दिए गए हैं लोकल बॉडीज़ को, अब प्लस फंक्शंस दे भी दिए गए हैं तो उनके पास फंड नहीं। तो डिवोल्यूशन जो है, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, ये तीनों ही की कमी है। ठीक है, बट अगेन दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो बात होना चाहिए
रिलीज ऑफ ग्रांट्स में डिले होता है, इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ फंड होता है, ठीक है, तो इन सब से भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए अर्बन प्लानर्स को, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट जस्ट लिसन टू इट। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग स्किल्स देना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्किल्स, कंसेंसस बिल्डिंग एंड मॉडरेशन स्किल्स, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, सर्वेइंग एंड मैपिंग स्किल, पॉलिसी डेवलपमेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फॉर मल्टी सेक्टोरल इशूज, GIS वो जो GPS वाली जो सिस्टम होती है वो स्किल, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग स्किल, मल्टी डिसिप्लिनरी अवेयरनेस, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्किल्स। दो टाइप के स्किल हैं, आप लार्जली याद रखें, टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स। देखिए ये सारे पॉइंट्स क्या ना मेंस में यूज कर लीजिएगा कहीं खटाखट, बट अभी तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो भैया, फिर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाओ ट्रेनिंग में, ठीक है, जैसे टेक्निकल स्किल्स के लिए लोगों को पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स वगैरह से या BTech कॉलेजेस से हायर करो, मैनेजरियल स्किल्स के लिए BBA MBA के स्टूडेंट्स को हायर करो, ठीक है, फिर अवेयरनेस जनरेशन करो लोगों में, ठीक है, ताकि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, NGO वगैरह को इन्वॉल्व करो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करो, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करो, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करो, कुछ टैक्सेस जो हैं ऐसे जो स्टेट कलेक्ट करती है और स्टेट ही अप्रोप्रिएट करती है वो दे दो लोकल बॉडीज़ को, फिर कन्वर्जेंस करो, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, अर्बन लोकल बॉडीज़ का और स्टेट असेंबलीज़ का, ठीक है, और फिर इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स है वेरियस डिफरेंट स्कीम्स हैं उन सभी को क्या कन्वर्ज करो ताकि सिनर्जी आए, ठीक है, ज़्यादा जोश आए, सब लोग मिलजुल करके काम करें, ठीक है। आइए दोस्तों अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जस्ट राइट इट डाउन कि ये एनालिसिस ऑफ सिटिंग MPs फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ 2023 रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया है इसके द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा, प्लीज़ राइट इट डाउन, ठीक है। और इस रिपोर्ट के तहत ये बताया जा रहा है कि जो सिटिंग MPs हैं उसमें से 40% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और 25% जो MPs हैं उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है दोस्तों, ठीक है, तो जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। अगेन इट माइट नॉट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स बट इसको आप लिख लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 40% सिटिंग MPs के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 25% सिटिंग MPs के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो है लक्षद्वीप में परसेंटेज वाइज, ठीक है, फिर केरला में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ठीक है आप एक पॉइंट और लिख लीजिए बस इन सब के अलावा कि ADR को 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रोफेसर्स के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इट वाज इस्टेब्लिश बाय प्रोफेसर्स ऑफ IIM अहमदाबाद, ठीक है। गोल था गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का, ठीक है। आ जाइए अब मेन सेंट्रिक पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर सेकेंड ARC ने कुछ कुछ कहा है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं क्रिमिनलाइजेशन के, तो एक तो नेक्सस डेवलप हो जाता है क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस के बीच में, फिर मसल पावर से दोस्तों जो है मसल पावर की ज़रूरत होती है पॉलिटिशियंस को, ठीक है, वोट खरीदने में इत्यादि करने में, फिर विनेबिलिटी जो रहती है वो क्रिमिनल कैंडिडेट्स की अधिक रहती है। ये कह रहा है कि ADR की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो क्रिमिनल कोई कंटेस्टेंट है तो उसकी विनेबिलिटी डबल रहती है एक सीधे साधे इंसान की तुलना में। फिर ये क्या है, डिनायल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ के कारण भी आपका पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण भी क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर ये मनी और मसल्स वाला भी इशू है, ठीक है। जो क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट होते हैं वो कितने भी 50 लाख चाहिए तुरंत वो रेज कर लेंगे किसी से किडनैपिंग के थ्रू या फिर रैंसम के थ्रू, बट एक सीधे साधे इंसान को 50 लाख चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहाँ कहाँ से ले आएगा, ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन हो, ठीक है। फिर अदर फैक्टर्स भी जो है करप्शन, इन सब के कारण भी क्रिमिनलाइजेशन आपकी बेसिकली प्रोमोट होती है। क्रिमिनलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है दोस्तों, तो क्रिमिनलाइजेशन से क्या होता है, करप्शन बढ़ता है और लोगों का ट्रस्ट इरोड होता है। इसी कारण से प्लीज राइट इट डाउन कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, प्लीज राइट इट डाउन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विच इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, प्लीज राइट इट डाउन, और उसमें इंडिया की रैंक है दोस्तों 180 कंट्री में 85th, यानी हम लोग काफ़ी करप्ट कंट्री है ऐसा माना जाता है
according to corruption perception index which is published by Transparency International. You have to write it down for prelims. तो क्रिमिनलाइजेशन से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिमिनलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर क्रिमिनल एलिमेंट्स घुस जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, इनर पार्टी डेमोक्रेसी उससे खराब होती है, लोग एक दूसरे को मतलब समझाने के बजाय धमकी वगैरह पर उतारू हो जाता है और फिर क्रिमिनल एलिमेंट्स घुसेंगे। अब जैसे देखिए सरकार में के अंदर कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई हो गई या ईडी हो गई, ठीक है, इनको इन्वेस्टिगेट करना है क्रिमिनल्स के ऊपर। अब एमपी एमएलए जी क्रिमिनल्स बन गए तो इनके ऊपर ही बैठ गए कौन, क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये क्या इनको इंडिपेंडेंटली काम करने देंगे, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये खुद ही यही लोग जेल में चले जाएंगे, तो ये लोग इनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देते हैं। इसीलिए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था केज्ड पैरट, यानी पिंजड़े में बंद तोता, केज्ड पैरट। तो इसको आप याद रख लीजिए कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केज्ड पैरट। प्लीज़ इसको या तो याद, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये समझ गया कि ये सब की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को प्रभावित करती है। कन्विक्शन रेट इससे डिक्लाइन होता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इससे जो है दोस्तों फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट्स जो रहेंगे वो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होने ही नहीं देंगे। देखिए 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन में $8 बिलियन स्पेंड हुए थे। $8 बिलियन का मतलब आप समझ लीजिए रफली 64,000 करोड़ रुपये। अब 64,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हो रहे हैं तो एक आम इंसान कहाँ ये सब इलेक्शंस लड़ पाएगा या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो पाएगा उसका। तो इसीलिए अब चलिए देखते हैं अब क्रिमिनलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं हमारे पास में, ठीक है। तो एक तो लेजिस्लेटिव मेजर्स है। तो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 वो बात करता है कि किसी भी अगर लॉ मेकर को यानी एमपी या एमएलए को मिनिमम 2 साल की सज़ा हो जाए, ठीक है, मिनिमम 2 साल की सज़ा हो जाए तो उसको जो है वो 2 साल की सज़ा के बाद भी 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और ये जो है ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ये एमपी के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है आर्टिकल 102 और एमएलए के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है आर्टिकल 191। तो ये तो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया था आई गेस, ठीक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी दोस्तों कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं यानी जजमेंट्स हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस में कि सिटीजन्स के पास है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी किसी अगर कोई पर्सन एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, तो अगर उसने कोई क्राइम वगैरह किया है, ठीक है, तो उसके क्राइम के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसको टिकट दे रही है उसको पेपर में छापना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोगों ने टिकट दिया है और उस पर इस पर्टिकुलर धारा के तहत उस पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, ताकि लोग जो है वो इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकें। यानी उनको ये पता चलने के बाद भी अगर उसको वोट करना है तो वो लोग भले उसको वोट करें, बट पीपल हैव द राइट टू नो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद एक लिली थॉमस का केस आप याद रखिएगा। लिली थॉमस केस में केस के पहले क्या कहानी था कि जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कोई एमपी या एमएलए कन्विक्ट हो गया, ठीक है, तो कन्विक्ट हो गया, मान लीजिए वो हाई कोर्ट से कन्विक्ट हो गया, तो पहले क्या था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक था सेक्शन 8 क्लॉज 4, उसके तहत ये इंसान जो कन्विक्टेड इंसान है 2 साल से ज़्यादा के लिए जो कन्विक्ट हो चुका है वो अगर इससे सुपीरियर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से ऊपर तो क्या जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर अगर मामले को अपील कर देता है, ठीक है, तो इसका जो एमपी वाला जो सीट है वो नहीं वैकेंट होगा, ठीक है, नहीं फिर भी ये एमपी बना ही हुआ रहेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो क्या है गलत है, इसको हटाओ। जैसे ही उसको कन्विक्शन हुआ वैसे ही उसका एमपी या एमएलए का पोस्ट जाएगा, प्लस वो जेल में से निकलने के बाद भी 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे इलेक्शन लड़ने से, ठीक है। तो ये है सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द
ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके रिगार्डिंग केस था लिली थॉमस केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज़ उसने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगा दी थी दोस्तों। फिर देखिए वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। तो ये सब क्या है, सिर्फ मेंस के लिए आपको याद रखने की जरूरत है कि जैसे लाइफ टाइम बैन लगाया जा सकता है कन्विक्ट्स पर, जो 6 साल का है उसको लाइफ टाइम कर दीजिए। फिर हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम किया जा सकता है, जैसे कि अभी क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, बट इसके जगह पर हम लोग ला सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्लस में आपका प्रोपोर्शनल सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें लाई जा सकती हैं। फिर अगर कोई फॉल्स एफिडेविट देता है, यानी कि अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो जनरली क्या है कि 6 मंथ की उसको सज़ा है। अब देखिए अगर उसने फॉल्स एफिडेविट दे करके चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया तो उसको मिनिमम 2 साल की सज़ा दीजिए, ताकि उसका एक तो कैंडिडेचर रद्द हो जाए, प्लस वो 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए ही इनएलिजिबल हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, लोग फॉल्स एफिडेविट देने से बचेंगे, ठीक है। बाकी क्या करिए कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ाने का कोशिश करिए। फिर बस यही सब चीज़ें हैं। और देखिए आपको जो जुडिशियल प्रोसेस है, जैसे MP MLA के खिलाफ जो केसेस हैं उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक करिए, इलेक्शन का स्टेट फंडिंग करिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से आपका इलेक्शन का में क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और देखिए ये एक और रिपोर्ट है दोस्तों, ADR के द्वारा ही और नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा ही इसको भी पब्लिश किया जाता है। यह है एनालिसिस ऑफ सिटिंग MPs एंड MLAs विथ डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच। तो ये भी ADR प्लस नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट आपको और लिखना है दोस्तों कि हेट स्पीच इंडिया में किसी भी लॉ के तहत डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन कि हेट स्पीच इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी लॉ इन इंडिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज ऑफ लॉ मेकर्स की तरफ देखते हैं। तो जो लॉ मेकर्स हैं यानी MPs और MLAs दोनों के पास कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज होते हैं, ठीक है। और ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज आते हैं MPs के पास आर्टिकल 105 के तहत और MLA के पास आर्टिकल 194 के तहत। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है वो जान जाइए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है लेजिस्लेटर्स को बचाता है सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज से, ठीक है। यानी आपने कोई सिविल आपके खिलाफ केस चल रहा है तो आपको सीधे अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो भी आपको सीधे अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा, कुछ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। बस ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसके अलावा एक ओवरऑल ये तो हो गया मेंबर का प्रिविलेज, ऊपर से एक पूरा पार्लियामेंट का या फिर स्टेट असेंबलीज का भी प्रिविलेज है कि वो अपने हाउस में किसको बैठना अलाउ करे, वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करना अलाउ करे एंड ऑल दैट। तो इस टाइप के भी प्रिविलेजेस हैं, तो इसको इकट्ठे बोला जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर दोस्तों कोई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी ने भी प्रॉपर कानून नहीं बनाया है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है कन्वेंशन से, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं उसके सोर्सेस मेन है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फिर वेरियस लॉज जो मेड बाय पार्लियामेंट है, फिर रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस और कुछ कन्वेंशंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, इन सब से आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये सारे सोर्सेस हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के, ठीक है। अब देखिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर होगा तो इफ कोई इंडिविजुअल या अथॉरिटी अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज को अगर अंडरमाइन करता है तो उसको कहा जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से एक अलग प्रोसेस है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, यानी किसी लोकसभा या राज्यसभा का कंटेम्प्ट आप करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो ये जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से अलग है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है कि आपने हाउस पार्लियामेंट के किसी भी फंक्शंस को आप क्या करें ऑब्स्ट्रक्ट करें, उसमें रुकावट डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई उसका मेंबर या ऑफिसर है उसकी ड्यूटी को करने से उसको रोक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, और या फिर ऐसा करने के आपकी टेंडेंसी है, ठीक है, या फिर ऐसा जो भी आप बाधा डालने की आपकी इच्छा है, तो इसको बोला जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ये हाउस की आपने कॉन्टेम्प्ट कर दी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं आप कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस करते हैं या फिर प्रिविलेज को ब्रीच करते हैं तो आपको रिप्रीमांड किया जा सकता है। रिप्रीमांड इज ए वेरी गुड वर्ड, इसको बोला जाता है स्कॉल्डिंग। आपको डांट लगाई जा सकती है, आपको मतलब चेतावनी दी जा सकती है या फिर आपको जेल में भी डाला जा सकता है,
ठीक है। और लेकिन ये जो भी है आपको जेल या प्रिजन में तभी तक रखा जा सकता है जब तक हाउस का सेशन चल रहा है, ठीक है। ये नहीं कि हाउस का सेशन के बाद भी आपको अनलिमिटेड टाइम तक जेल में नहीं रखा जाएगा। इसके लिए मतलब कंटेम्प्ट ऑफ हाउस और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए आपने अगर कोई बड़ी क्राइम कर दी तब तो आपको रखा जा ही सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी एमपी ने ही ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कर दिया तो या तो उसको हाउस से सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसको एक्सपेल भी किया जा सकता है। सस्पेंशन यानी उस सेशन में अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और एक्सपल्सन यानी अब पूरे जब तक वो लोकसभा का पूरा ड्यूरेशन है, ठीक है, तब तक ही आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का क्या क्या रैशनल है, क्या क्या लॉजिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के पीछे। तो इट इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटर्स विदाउट फियर ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी मतलब जो एमपी एमएलए हैं वो लोग बिना डरे अपनी बात रख सकते हैं। मेंटेन द अथॉरिटी डिग्निटी ऑफ लेजिस्लेचर, एक जो हाउस है उसकी डिग्निटी बनी रहती है। कैरी आउट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिवली, फंक्शंस आपका करने में फ़ायदा है। इंश्योर अटेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू असर्टेन इफ ए ब्रीच और कॉन्टेम्प्ट हैव टेकन प्लेस, यदि ब्रीच और होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस होता है तो कोई यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मामला नहीं है, ये सीधा उसी पार्लियामेंट का ही मामला है। और जो स्पीकर है या फिर चेयरपर्सन है वही डिसाइड करेंगे कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है और उसको क्या पनिशमेंट देनी है, ठीक है। ये सारा कुछ वहीं पर डिसाइड हो जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा मामला, ठीक है। बाकी आर्टिकल आपको बता ही दिया 105 है जो पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है, और आर्टिकल 194 बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस की, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रिविलेजेस हैं वो देख लीजिए। तो एक है राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन और ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट में कोई अगर प्रोसीडिंग चल रही है और उसको चाहता है कि ये पब्लिश ना की जाए न्यूज़पेपर में तो उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, ये भी एक राइट है। फिर देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, अगर आप पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में कुछ भी बोलते हैं तो उसके आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। हाँ मतलब वही स्पीकर या चेयरपर्सन आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं बट किसी भी कोर्ट में आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। फिर देखिए और क्या क्या प्रिविलेज है। तो देखिए सिविल केसेस में आपको पार्लियामेंट शुरू होने से 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ स्पीकर। सिविल केसेस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता ताकि आपका अटेंडेंस अगर जब आपकी ज़रूरत हो पार्लियामेंट में तो आप वहाँ जा सकें, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ प्रिविलेजेज हैं जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इत्यादि के आधार पर हैं, ठीक है। फिर एक स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड करने का भी प्रिविलेज है दोस्तों, यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो सीक्रेट मीटिंग होल्ड कर सकती है, सीक्रेट प्रोसीडिंग होल्ड कर सकते हैं जिसमें किसी भी आउटसाइडर को, एक होता है गैलरी, पार्लियामेंट में जो भी काम होता है तो गैलरी में कुछ लोगों को पासेस मिलती है, तो पासेस लेकर के वो लोग गैलरी में बैठ करके देख सकते हैं ये पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को, ठीक है। तो ये जनरल प्रोसीजर है। लेकिन अगर कोई किसी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर लॉ बनाना है या डिस्कशन करना है तो पार्लियामेंट चाहे तो स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकती है, तो ये भी एक आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है दोस्तों। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज में रिफॉर्म की क्या जरूरत है, तो एक तो इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है दोस्तों, ठीक है, कि पार्लियामेंटली प्रिविलेजेज की क्या क्या स्कोप है और क्या क्या लिमिटेशंस है, इस ये कहीं क्योंकि आपको पता है कोडिफाइड नहीं है, इसमें लॉ बनी ही नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। फिर इसका मिसयूज ना हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ऐसा बोला जाता है, एलीज किया जाता है कि जो दिल्ली सीएम है केजरीवाल साहब, तो उनको जब भी बीजेपी या के मोदी साहब के बारे में कुछ भी बोलना रहता है तो क्या करते हैं कि एक सेशन कॉल करते हैं असेंबली का और वहाँ जा कर के जो मन आता है वो बोल देते हैं स्टेट असेंबलीज में। तो इससे होता क्या है कि उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज, हालांकि वहाँ असेंबली के प्रिविलेज बोलेंगे उनको, तो उस प्रिविलेज के कारण से क्या है किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मतलब सुनाने के लिए, ठीक है, वो पूरी असेंबली कॉल करना, तो ये सब क्या है अपने राइट्स का दुरुपयोग है, तो ये मिसयूज है। फिर इसमें ओवरसाइट नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं है। फिर प्रोसीजर नहीं है इसमें,
ठीक है, कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कब कंसीडर किया जाएगा, फिर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, फिर नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, क्योंकि एक जनरल इंसान कुछ भी बोले तो उस पर केसेस किया जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिशियन कुछ भी बोलेगा तो उस पर केस नहीं किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जनरल इंसान, मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरे खिलाफ कोई जो डिसीजन लेगा इस गलती पर सजा देने वाला वो मेरे से अनरिलेटेड होगा। पॉलिटिशियंस गलती करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई एमपी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रेक करता है तो स्पीकर ही डिसाइड करेंगे, यानी कि उन्हीं का इंस्टीट्यूशन डिसाइड करना है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के भी क्या है, अगेंस्ट है। ये आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ पावर को बताता है, ये डीपीएसपी के तहत आता है, उसके भी ये क्या है, अगेंस्ट है। फिर ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वायलेट करता है, क्योंकि इसने हाउस को अनलिमिटेड पावर दे रखी है। क्योंकि क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोडिफाइड नहीं है, तो कभी उसको ऐसे डिफाइन कर लो, कभी वैसे डिफाइन कर लो। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अनुसार क्या होनी चाहिए, कोई भी राइट से अधिकार इस टाइप की प्रिविलेज दी जा रही है तो उसको सबसे पहले कोडिफाई करो कि क्या क्या वो अधिकार है। तो ये हो गया आपका। आइए दोस्तों, अब आते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर बात करते हैं तो ये देखिए, एक कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2 बनाया गया था अंडर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। तो ये सब आपके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट क्यों होते हैं ये समझिए सबसे पहले। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं क्योंकि जो रिवर वाटर है उसका एसिमेट्रिकल एक्सेस है, किसी स्टेट के पास उसका ज़्यादा एक्सेस है, किसी स्टेट के पास उसका कम एक्सेस है। फिर वाटर डिमांड लोगों की तो बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रही है। फिर वाटर यूजेज राइट्स पर क्लैरिटी नहीं है कि किस स्टेट के पास कितना जाना चाहिए, या इरिगेशन के लिए कितना खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना खर्च करना है, तो इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, ठीक है, वाटर गवर्नेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच की कमी है दोस्तों। इसमें सोशल, इकोलॉजिकल और कल्चरल जो चीज़ें एसोसिएटेड विथ वाटर उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज किया जाता है, ठीक है। फिर अदर इशूज ये हैं कि एमएसपीज के कारण, एमएसपी किस पे मिलती है, राइस पर और व्हीट पर, अनाउंस की जाती है 23 क्रॉप्स पर मिलती है मेनली राइस पर और व्हीट पर ही मिलती है। तो ये सारी क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, तो इसके कारण से भी क्या है, वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, स्पेशली पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। और बाउंड्रीज जो है स्टेट्स की, अब जैसे बाउंड्री झारखंड और बिहार के बीच में बाउंड्री कुछ भी बना दी गई, ठीक है, तो अब बिहार से जो नदी आ रही थी झारखंड में, तो वहाँ तो बिहार चाहेगा कि मैक्सिमम वाटर मैं ही रख लूँ, तो ये सारी इशूज भी है, ठीक है। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से डील करने के क्या क्या मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले ये समझ लेते कि जो वाटर है, यानी उसमें वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, इम्बैंकमेंट्स, ये सब कुछ आते हैं स्टेट लिस्ट में। तो प्लीज़ राइट इट डाउन कि वाटर कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। लेकिन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ये पूरा लिख लीजिए, इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। तो ऐसा समझ लीजिए, इंटर स्टेट रिवर, शॉर्ट में लिख लीजिए कि इंटर स्टेट रिवर्स कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। और वाटर इन जनरल, जिसमें कि वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, ये सब आ जाएंगे, वो दैट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। फिर इसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर आर्टिकल 262 ये भी लिख लीजिए, ये पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विथ रिस्पेक्ट टू, यानी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आर्टिकल 262 जो है ऑथोराइज है कोई भी लॉ बनाने के लिए। इसी आर्टिकल को यूज करके क्या क्या लॉज बने हैं, तो सबसे पहला बना था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, और उसी टाइम बना था रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। तो दो एक्ट बने थे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 और रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बात है, और एक ये नेशनल वाटर पॉलिसी भी बनाई गई है 2012 में, तो ये इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन को टैकल करेगी। अभी चलिए प्रॉब्लम समझिए इसमें क्या होता है कि 262 आर्टिकल ये कहता है कि जो भी बॉडी बना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो भी ट्राइब्यूनल बना दी, ठीक है, उस ट्राइब्यूनल की जो भी जजमेंट है वो किसी भी और कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, वो चैलेंज नहीं हो सकती है। तो इस कारण से, लेकिन जो आर्टिकल 136 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो प्रोवाइड करता है स्पेशल लीव पिटीशन का पावर, यानी किसी भी कोर्ट के
और किसी भी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अंडर स्पेशल लीव पिटीशन दोस्तों, एक्सेप्ट जो मार्शल कोर्ट्स रहते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, आर्मी कोर्ट्स जो होते हैं, उनको छुड़ा करके बाकी किसी भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ये आर्टिकल 136 के अंतर्गत। तो अब देखिए, इवन दो आर्टिकल 262 चाहती क्या थी कि एक ऐसा ट्राइब्यूनल बनाए और वह उसी का जजमेंट जो है फिर सारे स्टेट्स पर बाध्यता हो जाए, फिर मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन आर्टिकल 136 के कारण क्या होता है, उसके बाद भी जो स्टेट्स होते हैं उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो डिस्प्यूट्स का पोलिटिसाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो पानी का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कर लो, लेकिन ये हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्प्यूट। ठीक है, मान लीजिए कि स्टेट ए में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, स्टेट बी में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो ये पानी के इशूज की जगह ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बन जाता है। ठीक है, तो ये तो इंडिया में आप जानते हैं ऐसा होता ही है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए दोस्तों, लोगों में मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन प्रमोट करें। फिर बेसिन अप्रोच आपको रखना चाहिए। ठीक है, जो वाटर सप्लाई है और डिमांड है उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वाटर मैनेजमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करो जो कि क्या करे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के आए। ठीक है, प्रॉपर एक वाटर पॉलिसी लेकर के आओ। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो सकता है, वे अहेड हो सकता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जो SYL कनाल है, ये प्लीज़ लिख लीजिएगा इसको, ये एक डिस्प्यूट है बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। तो SYL कनाल का कहानी क्या है कि रावी और ब्यास का जो पानी है वो शेयर करना था पंजाब एंड हरियाणा के बीच में। तो इसमें था कि पंजाब से लेकर हरियाणा तक एक कैनाल बनेगा और वाटर शेयर किया जाएगा पंजाब टू हरियाणा। तो हरियाणा ने अपने एरिया का पूरा कैनाल खुदवा लिया, लेकिन पंजाब ने उधर पानी ही ट्रांसफ़र नहीं किया। पंजाब ने क्या बोला कि भाई हमारे पास खुद ही ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, तो अगर हम उनको पानी सप्लाई करने लगेंगे तो फिर हमारी पानी की कमी हो जाएगी। तो ये आप समझ लीजिए, बस इतना लिख लीजिए, SYL कैनाल जो है ये इशू है रावी और ब्यास वाटर को के पानी को लेकर के हरियाणा और पंजाब के बीच में। आपको पता है दोनों ही स्टेट्स जो हैं खूब सारा वीट और पैडी प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों को ही पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए। एक बार आपको ये भी देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी नदी किस किस स्टेट से होकर के गुजरती है। जैसे इंडस तो क्या है, इधर तिब्बत में इसका शुरुआत होती है, फिर ये लद्दाख से एंटर की, फिर इधर गई, फिर यहाँ दर्दिस्तान रीजन में पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, फिर झेलम जो है वो इंडिया में ही इसका ओरिजिन है दोस्तों। ठीक है, तो फिर ये इधर चली गई। फिर चेनाब जो है ये चंद्रा और भागा से मिलकर के बनती है, इसका ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास में, रोहतांग वैली के पास में। फिर रावी का भी उसी तरह से ओरिजिन उसके पास में ही है, और ये फिर इधर जाती है। फिर आपका ब्यास जो है ये ऐसे आती है और ये थोड़ा सा पहले पंजाब में एंटर करती है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती है, फिर सतलुज आती है आपकी तिब्बत से, और यहाँ इस पोर्शन का नाम है सिपकिला पास, यहाँ से इंडिया एंटर करती है, फिर इस तरह से पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र, सियांग और लोहित नदी से मिलकर के ब्रह्मपुत्र बनती है। उधर से पहले सैंगपो आ रही होती है और यहाँ पर इसमें सियांग मिलती है, लोहित मिलती है, तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र फिर इधर बांग्लादेश चली जाती है, फिर घोसी नेपाल से या ये तिब्बत से होकर के इधर आती है, गंडक नेपाल से होकर के इधर आती है इंडिया में। फिर गंगा यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री बंदरपूछ ग्लेशियर से, फिर यमुना और गंगा मिल जाते हैं यहाँ पर आपके क्या नाम है प्रयागराज में। फिर चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये MP से ओरिजिनेट हो रही है, थोड़ा सा राजस्थान जा रही है, थोड़ा सा आई थिंक यूपी जा रही है, फिर मिल जा रही है। फिर नर्मदा MP में ओरिजिनेट हो रही है, फिर देखिए महाराष्ट्र गुजरात जा रही है, तापी MP में ओरिजिनेट हो रही है, अगेन ये भी गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात जा रही है। फिर गोदावरी इसका ओरिजिन हो रहा है आपका महाराष्ट्र में, फिर ये जा रही है तेलंगाना, और फिर ये जा रही है कट कर रही है आंध्र प्रदेश को। फिर भीम मतलब कृष्णा रिवर जो है ये महाराष्ट्र में ओरिजिन हो रही है, फिर ये जा रही है आपकी कर्नाटका में, और फिर ये जा रही है आपकी आंध्रा में। फिर कावेरी जो है ओरिजिनेट हो रही है कर्नाटका में, फिर ये जा रही है तमिलनाडु में। तो इस तरीके से कौन कौन से स्टेट को कवर करें, रफली आपके दिमाग में ये मैप होना चाहिए। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको।
आइए दोस्तों, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सीएजी ने कुछ कहा है कि आईटी सिस्टम्स को एम्फेसाइज किया है कि इसका यूज को बढ़ाओ, ठीक है, ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी और अच्छे से हो सके। तो टेक्नोलॉजी और क्या क्या लिंकेज है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए? तो एक है डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसको ई गवर्नमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या करती है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट टू पब्लिक जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। फिर देखिए, फिर ट्रेडिशनली गवर्नमेंट सर्विसेज हैव बीन डिलीवर्ड इन पर्सन। पहले क्या करते थे? सर्विसेज लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती थी, मतलब कि फिजिकल इंटरफेस के थ्रू। अब उसको कर दिया गया है डिजिटल इंटरफेस के थ्रू। तो डिजिटल इंटरफेस का फ़ायदा क्या है? यह है एनी टाइम, एनी वेयर एंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म और डिवाइस। मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। आइए देख लेते हैं दोस्तों आईसीटी के। देखिए ये सारे जो है ना उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं ऐसे को रनिंग कमेंट्री बस दे रहा हूँ। जब इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा, एकदम स्पेशली बोलूँगा कि इसको लिख ही लो। एनीवेज, तो आईसीटी एप्लीकेशंस जो है, जो ग्रामीण गरीब हैं उनके लिए क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकता है? तो टोटल जो सोशल सर्विसेज है उसका एक्सेस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। इनकम इन्हांस होगा, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की होगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एम्पावरमेंट बढ़ेगा। ई डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा। गवर्नेंस इंप्रूव होगा, जैसे हेल्थ गवर्नेंस, एजुकेशन गवर्नेंस, इन सब में आपकी उसकी कॉस्ट घटेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टेक्नोलॉजी अगर को यूज करते हैं अगर सर्विसेज डिलीवरी में, तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? तो एक तो टाइम बचाएगा, मनी बचाएगा लोगों का, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है ई हस्ताक्षर सर्विसेज, ठीक है। अगेन इसको देख लीजिएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। जैसे वाहन प्लेटफॉर्म है, मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था तो वाहन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बनवाया था दोस्तों। तो वाहन प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत। तो मुझे डिजिटल मेरा ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी मुझे भेज दिया है ये वाहन प्लेटफॉर्म वालों ने। फिर देखिए, घोस्ट बेनिफिशियरी जो होते हैं, जो फेक बेनिफिशियरीज होते हैं, उनको एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्या है, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज को आधार कार्ड और फिर बायोमेट्रिक से लिंक कर दिया गया है, ठीक है। तो घोस्ट बेनिफिशियरीज एलिमिनेट हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और करप्शन इससे घटेगी, ठीक है। बेटर रेगुलेशंस हो सकेगा, ठीक है। और कोई भी कंप्लेंट्स होगा तो उसको भी इजीली क्या घर बैठे ही आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस ऑफिसर ने मेरा कार्ड नहीं बनाया या इस ऑफिसर ने मेरे से ब्राइब डिमांड किया, ऐसा जो भी है, ठीक है। फिर डेटा का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे पॉलिसीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, पैन कार्ड और आधार को अगर लिंक कर दिया आपने, अब मान लीजिए एक बैंक से आपने लोन ले रखा है, ठीक है, और दूसरे बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो इस बैंक को दिखाई देगा ना आपके पैन और आधार लिंक है। जैसे आधार भी सबमिट किया, पैन नहीं भी सबमिट किया, तो इस बैंक को पता चल जाएगा कि आपने यहाँ से भी क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, ठीक है। तो ये लिंकिंग, इससे आपके स्टेट एक्सचेकर को बेनिफिट होगा, आपके बारे में डेटा कलेक्ट करने में उसको मदद मिलेगी। फिर क्या क्या चैलेंजेस है सर्विस डिलीवरी में? टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है? एक तो डिजिटल डिवाइड है, बहुत लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। लगभग 55% लोगों के पास ही इंटरनेट एक्सेसिबल है या स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह एक्सेसिबल है। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है दोस्तों, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के स्तर पर काम करना है तो आपके जो वर्क फोर्स है उनका भी हाथ एकदम जो है खुला हुआ होना चाहिए टेक्नोलॉजी यूज करने में। लोगों को पीडीएफ ही बनाने नहीं आता है, तो फिर वो उसके लिए जाते हैं साइबर कैफ़े में कि इसका पीडीएफ बना दीजिए। साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अगर आपका ऑनलाइन आ गया तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट होगी, प्राइवेसी की भी थ्रेट होगी। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। फिर इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं, जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आपने सेम डेटा भरा, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको सेम डेटा भरना पड़ा, क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? अगेन ऑल दीज थिंग्स आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। वे फॉरवर्ड हो सकता है एनहांसिंग द डिजिटल लिटरेसी, क्रिएटिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स, लीगल फ्रेमवर्क बनाइए डेटा प्रोटेक्शन के लिए। फिर साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, इंटर ऑपरेबिलिटी प्रमोट करिए। जो जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करने की बेसिकली बात की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले ये समझ लीजिए कि एक एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 2019। इसके पहले भी एक एक्ट था, उसको ही रिप्लेस किया है 2019 वाला एक्ट। तो इसके तहत क्या क्या राइट्स हैं कंज्यूमर के? तो एक तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा जो भी सेलर है या प्रोड्यूसर है उसको। राइट टू बी हर्ड, अगर आप कोई कंप्लेंट बोलते तो आपकी बात सुनी जाएगी। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज और राइट टू रिड्रेस।
ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेसल का भी आपके पास अधिकार है। इसके अलावा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके कंज्यूमर्स के, ठीक है। तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कॉशन कंज्यूमर, मतलब आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑफ जेन्युइन ग्रीवांसेस, अगर जेन्युइन ग्रीवांस हो तो ही आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। कंज्यूमर्स मस्ट बी क्वालिटी कंसर्स, ये नहीं कि जो सो पहले आप खरीद रहे हैं कम पैसे देख करके और बाद में बोल रहे हैं आप शिकायत कर रहे हैं। जब आपने बहुत कम पैसे में प्रोडक्ट खरीदा तो वो खराब ही होगा, ये बातों को मान के चलना होगा, ठीक। फिर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देख करके आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर ब्लाइंडली आपको चीज़ें परचेज नहीं करनी, और हमेशा आपको बिल तो डिमांड करना ही करना है, ठीक है। और अपने सारे अधिकारों को आपको एक्सरसाइज करना है। तो ये सारे आपके क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर इज ए पर्सन, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बात की जा रही है। कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, यानी आपने कोई सामान खरीदा है या सर्विस खरीदी है जिसका सारा पैसा आपने अभी पे कर दिया है, या फिर सारा पैसा आप बाद में पे करेंगे, या फिर कुछ पैसा भी पे कर दिया और कुछ पैसा बाद में पे करेंगे। बाद में पे करेंगे नहीं, वही EMI वाली बात है दोस्तों, ठीक है। तो आप कुछ भी करें तो आप एक कंज्यूमर हैं, बट आपने रीसेल कर रहे हैं अगर, यानी एक इंसान से आप सामान ले करके दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करने वाला काम करें तो फिर आपको कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ रीसेल के केस में आप जो है नॉट ट्रीटेड एज कंज्यूमर, और आप फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के एम्बिट के बाहर हैं दोस्तों। तो देखिए क्या क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या ज़रूरतें क्या क्या हैं, पहले ये समझ लीजिए। तो ताकि एक तो इसलिए ज़रूरत है कि ताकि आप इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, तो इन्फॉर्म्ड चॉइस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन जरूरी है। फिर मैल प्रैक्टिसेस है उसको रोकने के लिए भी, ठीक है, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, इन सब भी चीज़ों को रोकने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर देखिए कुछ जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एसेंशियल मेडिसिन को होल्ड कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस उसकी डिमांड करते हैं, तो इसलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से आपको बचाने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है दोस्तों। फिर अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट बेच दिया गया है, या जो भी कारण से आपके पास कोई अगर ग्रीवांस है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और कॉम्पिटिटिवनेस आएगी मार्केट में, ठीक है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर अगर जब इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ेगा। कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा तो इनोवेशन आएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा दोस्तों, फिर बिजनेस ग्रोथ होगा, फिर GDP ग्रोथ होगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मीजर्स लिए गए हैं, तो एक तो यही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। ये क्या इस्टेब्लिश करता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है। तो प्लीज राइट इट डाउन कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इस्टेब्लिशेस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसमें 3 टायर प्रोटेक्शन दिया गया है दोस्तों, 3 टायर प्रोटेक्शन है। तो एक तो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर एक स्टेट कमीशन इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है, और एक नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है, कंज्यूमर कमीशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन और नेशनल कंज्यूमर कमीशन इसके तहत इस्टेब्लिश किया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक बात इसको लिख लीजिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कॉन्फोनेट क्या है, कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट जो है वो एक मतलब कंप्यूटराइजेशन, मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज की बात करता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। प्लीज़ इसको एक शॉर्ट में लिख लीजिए कि कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट क्या था। कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट था यूज ऑफ ICT फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। बस इतना आप लिख लीजिए अपने भाषा में एकदम शॉर्ट में, एक लाइन में, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये सब इनग्राम दाखिल पोर्टल ये सब तो ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारे सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं इंडिया में, ठीक है, कंज्यूमर्स को सपोर्ट के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। जैसे उसमें से एक ISI मार्क है, ठीक है। तो ISI मार्क जो है इसको देता है BIS, ठीक है। और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और किचन अप्लायंसेस के लिए है, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए प्लीज़। फिर एग मार्क, ठीक है।
एगमार्क देता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। कौन किसके अंदर है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। ठीक है, तो देख लिख लीजिए एगमार्क सर्टिफिकेट ये कौन इशू करता है? ये देखिए खाने पीने की वस्तुओं पर दी जाती है दोस्तों एगमार्क। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा दिया जाता है। और डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है किसके अंदर? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। फिर वो किसके अंदर हो जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख लीजिए कि BIS हॉलमार्क ये दिया जाता है गोल्ड ज्वेलरी पर। किसके द्वारा दिया जाएगा? BIS के द्वारा। BIS जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके एक बड़ा सा मिनिस्ट्री है, उसके अंदर है BIS। और BIS देता है ISI भी और BIS हॉलमार्क भी, BIS हॉलमार्क भी। फिर देखिए इको मार्क, इसको लिख लीजिए, ये भी इशू किया जाता है BIS के द्वारा ही, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर देखिए FPO मार्क है। ठीक है, FPO मार्क दिया जाता है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये दिया जाता है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर इंडिया ऑर्गेनिक, ये जो आपका लोगो है, मार्क है, ये दिया जाता है दोस्तों आपका एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी इंडिया ऑर्गेनिक दिया जाता है, इंडिया ऑर्गेनिक दिया जाता है अपेडा के द्वारा। ठीक है, अपेडा के द्वारा। और ठीक है, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है दोस्तों? तो जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं, तो 5.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं, तो सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है। फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वैकेंसीज है। फिर देखिए रोल और पावर्स से रिलेटेड क्या है, मतलब क्लैरिटी नहीं है लोगों के बीच में, कि जैसे देखिए आपने 3 लेवल बना दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कमीशन, स्टेट लेवल कंज्यूमर कमीशन और सेंट्रल लेवल कंज्यूमर कमीशन। अब किसके के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रोल्स हैं, वो आपके पता ही नहीं। फिर राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़ की बात है, जैसे कंज्यूमर्स अपनी राइट्स की तो बात करते हैं, पर उनकी अपनी ड्यूटी भी फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लाइंडली चीज़ों को परचेज कर रहे हैं या फिर बिल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये किसकी गलती है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है दोस्तों? एक तो जो है एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो थोड़े प्रॉपर बनाए जाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, और एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग कोड्स बनाना चाहिए, एडवर्टाइजिंग कोड जिसको सारे एडवर्टाइजर फॉलो करें। ठीक है, फिर बात सेफ्टी एंड क्वालिटी जो है उस पर फोकस करना चाहिए। सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं, नेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स। कंज्यूमर को अवेयर करो, ठीक है, इसके लिए क्या NGO वगैरह का यूज़ करो। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसमें सभी लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करो। जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी उनके ड्यूटीज़ के बारे में बताओ, बोलो कि अगर तुम ये ड्यूटीज़ फुलफिल करोगे तभी तुमको ये राइट्स मिलेंगे। इस टाइप का भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग, ये एक एक्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसका शॉर्ट में नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पहले जो जंगल में रहते थे लोग, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते थे, उनको ये अधिकार दिलाने के लिए ही ये एक्ट आया था। तो इस एक्ट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग जान लेते हैं पहले दोस्तों। तो इस एक्ट के सिग्निफिकेंस है कि ये लीगल राइट प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, 2 टाइप के लोगों को ये लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है। फिर डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ को वहाँ पर फिर से ये रिप्लेस करता है, रिहेबिलिटेट करता है। कम्युनिटी राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर डेवलपमेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट देता है। फिर क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनके ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, तो 2 टाइप के इसमें लोग हैं, एक तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज यानी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये 2 लोगों की बात करता है ये। फिर ये कितने टाइप्स की राइट्स की बात करता है, एक है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या है कि आपको ज़मीन दी जाएगी, जो ज़मीन आपके पास पहले से है, ट्रेडिशनली जिस ज़मीन पर आप रह रहे हैं वो आपकी हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 4 एकड़,
इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर एक और राइट प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है कॉमन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जैसे तालाब है तो उस पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट्स दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि वहीं की फॉरेस्ट है तो उसको आप ही लोग मैनेज करेंगे, और वहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे तेंदुपत्ता, ठीक है, या फिर शहद, इन सभी पर को कलेक्ट करने का, बेचने का आप ही का अधिकार होगा, ठीक है। अब देखिए नोडल एजेंसी कौन है, तो इस एक्ट के तहत जो नोडल एजेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट ही है, या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है उसकी नोडल एजेंसी, यानी सेंटर का इन्वॉल्वमेंट इसमें डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसमें ग्राम सभा का रोल है दोस्तों, ये जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है, ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेन रोल है वो किसके पास है, वो ग्राम सभा के पास है, ठीक है। और लैंड टाइटल जो इसमें दिया जाएगा, एक्ट रिकॉग्नाइजेज कि लैंड कितना, मतलब कम्युनिटी या इंडिविजुअल को जो लैंड दिया जाएगा वो पर पर्सन 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर 4 हेक्टेयर्स तक की ज़मीन पर आप पहले से थे तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, उससे ज़्यादा की ज़मीन पर थे तो आपको कम कर दिया जाएगा, 4 हेक्टेयर्स आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो लैंड टाइटल दिया जाता है वो लीगल टाइटल है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ही ट्रांसफरेबल है ना ही एलिएनेबल है, ये टाइटल आपसे लिया भी नहीं जा सकता है और ना ही आप इसको किसी को बेच सकते हैं, यानी कि आपको ज़मीन हो गया तो आप उसको किसी को बेच दीजिए, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिए फॉरेस्ट लैंड को जो है डाइवर्ट किया जा सकता है किन किन पर्पसेस के लिए, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, स्कूल्स बनाया जा सकता है, डिस्पेंसरी बनाया जा सकता है, हॉस्पिटल्स और आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। अब देखिए इसमें जो है 3 टायर अप्रूवल प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखिएगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत देर इज 3 ट्रायल अप्रूवल प्रोसेस। आप क्या कीजिएगा ना, इस एक्ट का शॉर्ट नोट्स बना ही लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें बताई है उसको शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो है ग्राम सभा वो प्राइमरी अथॉरिटी है प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, यानी राइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला जो लेवल है वो है ग्राम सभा। दूसरा लेवल है सब डिवीजन लेवल कमेटी, ये दूसरा लेवल है, यानी ग्राम सभा के निर्णय से जो जिसको जो दुखी होगा वो जाएगा सब डिवीजन लेवल कमेटी के पास। उसके बाद अगर यहाँ से भी वो अग्रीव्ड रहा तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास, तो यानी 3 टायर सिस्टम है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की जो भी डिसीजन होगी वो होगी फाइनल एंड बाइंडिंग, अब ख़त्म हो गया बात वहीं पर, ठीक है। इसके तहत जो शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल्ड एरियाज किसको कहा गया, तो आर्टिकल शेड्यूल 5 वाले जो एरियाज है ना उसी को कहा गया है शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल 5 वाले एरियाज किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 244 के अंतर्गत। और प्रोटेक्टेड एरियाज में भी दोस्तों याद रखिएगा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एप्लीकेबल है, यानी नेशनल पार्क में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एप्लीकेबल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी है और टाइगर रिजर्व में भी है, ठीक है। एक आपको ये फैक्ट याद रखना है दोस्तों, जस्ट दिस वन, कि जो डोंगरिया कोंड आदिवासी हैं, ठीक है, नियमगिरी फॉरेस्ट के उड़ीसा में, ठीक है, उन लोगों ने वेदांता की बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। तो ये आपको एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि वेदांता वहाँ बॉक्साइट माइनिंग करना चाहती थी, एक प्रोजेक्ट खोलना चाहती थी। तो आपको पता है कि इस टाइप की कोई भी चीज़ अगर करनी है एक्टिविटी के लिए आपको वहाँ की ग्राम सभा का क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। तो वहाँ की ग्राम सभा ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत क्या किया, इन लोगों को वहाँ पर बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था, कहाँ पर, उड़ीसा में। तो इसको आप पॉजिटिव एग्जाम्पल निगेटिव एग्जाम्पल दोनों की तरह कोट कर सकते हैं। पॉजिटिव इन केस ट्राइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, निगेटिव आप इंडस्ट्रियलिज्म या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जैसा आपको जरूरत पड़े उस टाइप से यू कैन कोट इट, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कंसर्न्स है दोस्तों फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर। तो पहला तो प्रूफ करना कि मतलब इस लैंड पर ट्रेडिशनली हम रहते आ रहे हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, ठीक है, क्योंकि क्या है आपको ये प्रूफ करना होता है कि यू हैव बीन रिजाइडिंग इन दैट प्लेस सिंस 2005, ये 13 दिसंबर 2005 से पहले आप वहीं पर रहते थे, ये आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। फिर जितना क्लेम किया जाता है और जितना एलोकेट किया जाता है इसमें इनकन्सिस्टेंसी देखी गई है। फिर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं ट्राइबल के राइट्स की बात की जा रही है, ट्राइबल्स को
कहाँ इतनी अवेयरनेस रहती है, ठीक है। वहाँ तो ग्राम सभा तो दूर की बात है दोस्तों, उनको बहुत जो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और सब डिविजनल लेवल कमेटी तो दूर की बात है, ग्राम सभा में ही उनके उनको मतलब धोखा ठगा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, इलिटरेसी नहीं होती है, ठीक है। इलिटरेसी बहुत है ट्राइबल्स के बीच में। फिर अदर कंसर्न्स क्या क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट लैंड की इंक्रोचमेंट की बात है, तो ये तो एक कट ऑफ डेट वाली बात है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसा हो कि 2005 के बाद वहाँ जाकर के बस गए और किसी तरह से प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मतलब प्रूफ बना लिया कि हम लोग यहीं पर रहते आ रहे हैं, और फिर उसको इंक्रोच करना शुरू कर दिया इस लॉ के तहत, ठीक है। तो ये भी तो गलत है। ये फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनको ज़मीन का अधिकार दिलाने के लिए ये एक्ट आया है, ना कि जो वैसे लोग जो थोड़े धूर्त किस्म के हैं और किसी तरीके से ज़मीन हथियाना चाहते हैं उनके लिए। बट आपको पता ही है कि जो उस टाइप के लोग होते हैं वो किसी तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा करके और फिर वो लोग राइट्स क्लेम करने लग गए। फिर एफआरए के जो प्रोविजंस हैं उनका बहुत सारा वायलेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जबकि बात की गई है कि ग्राम सभा डिसीजन लेगी, लेकिन कई जगह जो है पंचायत डिसीजन लेती है। पंचायत का मतलब क्या है, जो मुखिया सरपंच चुने हुए जो लोग हैं बस वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। और ग्राम सभा का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पंचायत के जितने भी लोग वोट लोगों का नाम है इलेक्टोरल रोल में, वो सभी लोग मिल करके बनाते हैं ग्राम सभा। रिमेंबर दिस कि पंचायत का मतलब क्या हुआ कि मुखिया, वार्ड वार्ड मेंबर, ये सब हो गए पंचायत। और ग्राम सभा का मतलब हुआ कि ऑल द पर्सन्स whose name is there in the इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट पंचायत, ये सारे लोग मिल करके बनाते हैं ग्राम सभा। तो ये पावर होनी चाहिए ग्राम सभा के पास में, बट कई जगह ये पावर इस्तेमाल की जाती है पंचायत के द्वारा ही, ठीक है। फिर लोगों के बीच में ये ग्राम सभा, सब डिविजनल लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बीच में कोऑर्डिनेशन देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। फिर इसके कारण क्या है, बहुत सारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग क्या करने लगे, वो जंगल साफ कर करके वहाँ थोड़ा बहुत अपना झोपड़ी वोपड़ी बना लिया, बोला कि हम लोग यहीं पर रहते आ रहे हैं, तो इससे क्या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन ही हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए, तो डायरेक्टिव्स इशू करिए स्टेट्स को विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत हाल फिलहाल में, यानी ये एक्ट कब आया 2006 में, और इस एक्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत रिसेंटली ही बनाया है। तो इसलिए क्या स्टेट्स को डायरेक्टिव इशू करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो वहाँ से भी हम लोग चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट की एक बेस्ट प्रैक्टिस है मो जंगल जामी योजना, मो जंगल जामी योजना, ऐसा कुछ उड़ीसा गवर्नमेंट का बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर अवेयरनेस जनरेट करिए रिगार्डिंग इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करिए ग्राम सभा की। फिर मार्जिनल सेक्शंस यानी महिलाओं के ऊपर काम करिए एंड ऑल दैट। तो ये सब तो जनरल बातें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस नॉट फॉर प्रीलिम्स। देखिए अब बात करते हैं यूएपीए एक्ट की, जो कि आया था 1967 में, ठीक है। तो यूएपीए के तहत आपको बस याद ये रखना है कि इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है और एसोसिएशंस को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स वाली बात एक रिसेंट अमेंडमेंट में ही ऐड की गई है, ठीक है। इसके क्या क्या प्रोविजंस है, तो एक बात याद रखिएगा, कॉग्निजेबल, प्लीज राइट इट डाउन। दो टाइप का ऑफेंस होता है, एक तो कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। आप देखते होंगे पहले ज़माने में जब कि किसी को पुलिस अरेस्ट करने जाती थी तो लोग बोलते थे कि वारंट कहाँ है इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। तो वारंट की ज़रूरत है सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो प्लीज़ राइट इट डाउन द डिफरेंस, इट माइट बी आस्क्ड, ऐसा कुछ आ सकता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इसको आप लिख लीजिए। और जो यूएपीए के तहत जो है जो भी ऑफेंस वो कॉग्निजेबल है, यानी बिना अरेस्ट वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम पेनल्टी है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है।
अब देखिए, किसी एसोसिएशन को अगर अनलॉफुल डिक्लेयर करना है या फिर किसी पर्सन को भी अनलॉफुल डिक्लेयर करना है तो एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा कि इस पर्सन को अनलॉफुल यानी टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकलेगा तो एक ट्राइब्यूनल है जिसमें 30 दिन के अंतर्गत आप मामले को चैलेंज कर सकते हैं। जो भी अनलॉफुल एसोसिएशन है उसके फंड वगैरह को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। किसी प्लेस को भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि यहाँ पर भी अनलॉफुल एक्ट हो रहा है या अनलॉफुल एसोसिएशन हो रहा है। इस एक्ट ने दोस्तों, प्लीज राइट इट डाउन, कि यूएपीए एक्ट ने टेररिज्म को डिफाइन किया है। ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, मतलब स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो खैर एक्ट, ये डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि क्या है। इट इंक्लूड्स एनी एक्ट इंटेंडेड टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और स्ट्राइक टेरर इन पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री अमंग अदर। ठीक है, तो ये सारा होगा टेररिज्म का डेफिनेशन। और इसके तहत दोस्तों, इस एक्ट के तहत जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के जो भी प्रोसीड्स है टेररिज्म का, मान लीजिए टेररिज्म के थ्रू किसी ने 10 लाख 20 लाख 50 लाख जमा किए हैं तो उसको भी क्या कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है, उसको पर कब्जा कर सकता है। तो प्लीज़ इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि अंडर यूएपीए एक्ट प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म कैन बी फॉरफिटेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ देखिए एक एफआईआर को मतलब ऑनलाइन एफआईआर की बात की है। अगेन इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो लॉ कमीशन है उसने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दी है। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया ऐसे आप सुनते चले जाइए, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कि ई एफ आई आर जो है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर जो है, उसको फेज्ड वाइज मैनर में उसको इनेबल करना है। ठीक है, पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्राइवेसी जो है लोगों की, जो लोग एफआईआर दाखिल करें उनकी आपको प्राइवेसी को बचा करके रखना है। ठीक है, फिर इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट के का वेरिफिकेशन जो है वो करना है आपको। तो ये सब आप देख लीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और अगेन दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिटीजन्स कैन रिपोर्ट क्राइम्स कन्वीनियंटली, कहीं से भी आप क्राइम रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लेनेंट्स कैन चेक द टाइमली स्टेटस, मतलब जो कंप्लेन आप पे किया है उस पर क्या एक्शन लिया गया, ये सब आप स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जब लोग आते हैं ना, लोगों को पुलिस स्टेशन जाने में थोड़ा डर लगता है, दैट इज अ फैक्टर ऑफ फियर। ठीक है, तो लोग पुलिस स्टेशन जाने से भी बचेंगे, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है इससे। अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देखिए, सेंटर ने क्या कहा है, आधार को कहा है कि ये मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल आईडी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, आधार के बारे में सुनते जाइए क्या क्या कहानी है। ये एक 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, तो 12 डिजिट। तो ये फर्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, और इसको इशू किया जाता है UIDAI, यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, UIDAI के द्वारा, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और जो कलेक्टेड डेटा है उसको सिक्योर किया जाता है सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी के द्वारा, सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी के द्वारा। इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आधार के क्या क्या फीचर्स हैं, तो एक तो ये यूनिकनेस है इसका फीचर, यानी मान लीजिए एक ही फिंगरप्रिंट के आधार पर 2 आधार नहीं इशू करेगा, या पहचान लेगा कि ये फिंगरप्रिंट जो है पहले से ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, फिर आधार जो नंबर होता है दोस्तों वो रैंडम नंबर होता है, जनरली जैसे पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है, पोस्ट ऑफिस का पिन होता है, जैसे 829119 है, तो इसमें 82 जो है डिनोट करता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, ये डिनोट करता है पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो इस तरह से। लेकिन आधार का नंबर ऐसा नहीं होता। अब इस आधार पर क्या ना, आपको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, कि 829119 अगर आपका पोस्ट ऑफिस पिन है तो आप किस जिले से होंगे, किस ब्लॉक से होंगे, इतना आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये रैंडम नंबर है दोस्तों, ये कास्ट, रिलीजन, इनकम, प्लेस, इन सब के आधार पर ये वेरी नहीं करता है, मतलब एकदम रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है। फिर इसका आर्किटेक्चर जो है दोस्तों वो ओपन है और स्केलेबल है। एक दिन में 100 मिलियन जो है ऑथेंटिकेशन को प्रोसेस किया जा सकता है। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ आधार इनेबल्ड आपके ऑथेंटिकेशन, 10 करोड़ बहुत हो जाता है, यानी कि मतलब ये कभी भी फेल नहीं करेगा, सीधी सी बात है। 10 करोड़ बहुत बड़ा ये होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। तो फिर देखिए, आधार की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया गया है, तो 2 लेयर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। ये बात ध्यान में रखिए कि आधार की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो 2 लेयर्ड है। ठीक है, और
फिर आधार से रिलेटेड जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ लॉ बनाई थी। तो जैसे आधार एक्ट 2016 जो था उसमें UIDA को ये प्रोहिबिट करता है फॉर कंट्रोलिंग, कलेक्टिंग और मेंटेनिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पस ऑफ एनी ऑथेंटिकेशन। मान लीजिए कोई सिम लेने के लिए ऑथेंटिकेशन कर रहा है तो ये सब डेटा को बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके नहीं रखना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब दो स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे तो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ISO के दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स 27001 और 2013, और एक है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मतलब दो स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल करता है आधार, ये दोनों आप लिख लीजिए इसको शॉर्ट में, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड ISO 27001 और इसको क्या बोलेंगे $2013, और फिर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी प्राइवेसी से रिलेटेड ये आपका स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो ये है 27701 और $2019। अगेन दोस्त इसको मत लिखिए, ठीक है ना, ऐसा इतना ज़्यादा फैक्चुअल आपसे पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बस ये लिख सकते हैं कि इस टाइप के दो स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और प्राइवेसी स्टैंडर्ड को, ठीक है। और चलिए आते हैं आधार का क्या क्या यूजेज है दोस्तों। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में यूज है, फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स आ गए हैं उसमें एक इसका यूज है, जनधन आधार मोबाइल जो है, जनधन अकाउंट, आधार ID कार्ड और मोबाइल तीनों को यूज करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में भी इसका यूज है, PM किसान में इसका यूज किया गया है, कोविन जो कोरोना से रिलेटेड फाइट करने के लिए जो ऐप बनाई गई थी उसमें भी आधार का यूज किया गया था। फिर फेस ऑथेंटिकेशन के लिए भी आधार का यूज, आधार के डेटा का यूज किया जा सकता है। फिर आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 पर, ठीक है। तो अगेन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिस पर पहले क्रिमिनल एक्शन लिया जाता था, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे और भी लॉज थे जिसमें कुछ भी आपने कुछ गलती कर दी, फॉर्म फिलअप करने में गलती कर दी, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाता था। बट एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है जन विश्वास एक्ट 2023। इस एक्ट के तहत बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। नहीं, पहले जो क्रिमिनल एक्शन लिया जाता था आपके अगेंस्ट, उसके जगह पर आप पर पेनाल्टी लगाई जाती है, ठीक है, या एडवाइजरी दी जाती है या फिर वार्निंग दी जाती है कि दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर दिस, इसमें भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा और भी दूसरे एक्ट में भी किया है इसने, ये जन विश्वास एक्ट में। तो जन विश्वास एक्ट के बारे में आप जरूर लिख लीजिए कि जन विश्वास एक्ट ने क्या किया है। जन विश्वास एक्ट हैज डीक्रिमिनलाइज्ड मैनी प्रोविजंस, ठीक है, नॉट ओनली रिलेटेड टू ये आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क, बट और भी चीज़ों के रिलेटेड इसने क्या किया, बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है। अब आइए दोस्तों सरना कोड के बारे में बात करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सरना रिलीजियस कोड है उसको बोला है कि इसको एक रिलीजन की तरह आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सरना क्या होता है, सरना एक ट्राइबल रिलीजन होता है, ट्राइबल रिलीजन या ट्राइबल वे ऑफ लिविंग आप इसको कह सकते हैं। तो सरना जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नेचर को वर्शिप करते हैं, ठीक है। और वो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, और वो लोग बहुत दिनों से सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। सेंसस में जब सरना फॉलो करने वाले लोगों की बात की जाती है तो उनको लिखा जाता है अदर्स के कॉलम में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सब के अलावा एक कॉलम होता है अदर्स, उसमें इनको मेंशन किया जाता है। तो झारखंड गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि सरना को एक रिलीजन की तरह आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और सरना फेथ के जो लोग होते हैं वो लोग आइडल वर्शिप नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वर्ना सिस्टम जो है यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें नहीं मानते, और स्वर्ग नरक इस सब में नहीं मानते हैं। उन लोग का बस 3 ही फोकस एरिया होता है दोस्तों, एक तो जल यानी वाटर, फिर जंगल यानी फॉरेस्ट, और ज़मीन यानी कि लैंड, सरना। तो ये आप याद रखिएगा, सरना कोड इज रिलेटेड टू ट्राइबल्स इन झारखंड,
ठीक है। और ये लोग किस बात की बात कर रहे हैं, एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो इसको भी 1 से 1.5 लाइन में इसको प्लीज़ लिख लीजिए, ताकि आप इसको समझ सके, आपको तुरंत याद आ जाए कि हाँ सरना जो है झारखंड के आदिवासियों की एक डिमांड है, सरना लोगों की, कि सरना को एक सेपरेट रिलीजन की तरह आइडेंटिफाई किया जाए। दोस्तों इसी के साथ हमारा सितंबर और अक्टूबर का मैगजीन भी फिनिश हो गया है, ठीक है। और आप लोग बस शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जितना मैंने बोला है उतना ही लिखना प्लीज़, इससे ज़्यादा मत लिखना। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई है, बट बिलीव मी दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, आपको कुछ पढ़ना हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे सरना के बारे में या ऐसा कोई जन विश्वास बिल के बारे में, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं अलग से, ठीक है। बस इस मैगजीन में मैंने जो आपको वही लिखवाया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी वही चीज़ नहीं लिखवाई जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं था। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।